अभी तक हमने जितने भी केसेस की बात करी वो सारे हमने करा कि कोई अपने बहू के साथ आया है, बेटे के साथ आया है, बच्चे के साथ आया है, सो मीन्स मेजरली वो 40-50 के ऊपर के एज के हैं। बट यंगेस्ट पेशेंट जो एक कार्डियक ओपीडी में आता है वो किस एज का आपने देखा है या क्या कंप्लेंट लेके वो आते हैं? सी यंग एज के अंदर जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं एज अ सर्जन, वो मोस्टली आते हैं जिनको वैल्व की प्रॉब्लम होती है। लाइक जिनका देरा हमारे इंडिया में सर्टन बीमारियाँ होती है जो थोड़े से लो सोशल इकोनॉमिक ग्रुप वाले पेशेंट होते हैं, उसके अंदर क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है यंग एज चाइल्डहुड के अंदर, जो उनके गले खराब हो जाते हैं और वो धीरे धीरे क्रोनिक करके वैल्व को इफेक्ट कर लेता है। इंडिया में देर इज स्टिल मतलब गेटिंग ऑपरेटेड इज स्टिल अ बिग फियर फॉर मेनी पीपल। एब्सोल्युटली आई मीन आई वुड से कि जैसे पेशेंट को आप बताते हो कि उसकी बाइपास सर्जरी होनी है, तो सबसे पहले तो वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे 4-5 दिन की मोहलत दे दो, मुझे उसको ऐसा लगता है कि मैं अब मर जाऊँगा। तो वो अपनी जैसे होता है ना कि विल लिखवा दी कि अरे इसको बता दिया कि अरे मैंने धन यहाँ पे छुपा के रखा है, वहाँ छुपा के रखा है, तो मैं सबको बता दूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो कम से कम किसी को तो बताओ। एंड वो कुछ इंट्रावीनसली देते हैं, आई डोंट नो वेदर इट्स चिलेशन थेरेपी या क्या देते हैं, एंड दे से ब्लॉकेजेस डिसअपियर। सो फ्रॉम मेनी पीपल आई वर्ड 90 था 60 हो गया, what is that treatment about? Does it work? As a doctor, what is your clinical expertise say on that? See, there are doctors which are say, yeah, I would say, आज से 20 साल पहले, you know how this thing has come. This thing has come 20 years back. Heart surgery was considered a very easy. So old time cardiologist, old time physician didn't used to believe because वो patient भेजते थे, patient बचता ही नहीं था. So they have that thing in their mind कि surgery किया तो वो मर गया. We often say follow your heart, not your mind, not your logic, your heart. Because long before we learn to think, we learn to feel. We love from the heart, we fear from the heart, we break from the heart. And in moments of joy or grief, instinctively our hand reaches here, not to the head, but to the chest. The heart is more than a pump. It is the silent witness to every unspoken emotion, stress we swallowed, anger we never expressed, loss we learned to live with, responsibilities we carried without complaint. And maybe that is why the heart falls sick so often, because the mind finds words, but the heart absorbs the impact. Every emotional storm, prolonged stress, suppressed grief, chronic anxiety leaves micro fractures in the rhythm of life itself. Blood pressure rises, hormones surge, vessels tighten. What begins as an emotional burden slowly becomes a physical one. We don't just collapse in one moment, we crack over years. Today's heart diseases are not just diseases of cholesterol and sugar. They are diseases of pace, pressure, and pain we have normalized. In this episode, we journey into the heart, not just as surgeons and doctors see it, but as human beings live it. To understand when the heart whispers, when it warns, and when it finally screams, because the heart never fails suddenly. It speaks for years. We just need to learn how to listen. So let's begin today's episode with Dr. Rustagi. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डॉक्टर से जिनकी डिग्री सुन के ही आदमी ठीक हो जाए। उनका नाम है डॉक्टर अखिल कुमार रुस्तगी। दिल के डॉक्टर, पर बात इतनी सीधी नहीं है। ये सिर्फ हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बल्कि हार्ट के मैकेनिक भी हैं, प्लम्बर भी, और ज़रूरत पड़े तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी। दिल का कोई भी नुस्ख हो, वैल्व हो या पाइप, ब्लॉकेज हो या बाईपास, सबका जुगाड़ है इनके पास। 25 साल से ज़्यादा का अनुभव लेकर ये वो सर्जन हैं जिनके हाथ में लोग सिर्फ अपना दिल नहीं, अपनी उम्मीद भी रख देते हैं, और ऐसी सर्जरीज करते हैं जो आम आदमी को सुनने में भी मुश्किल लगती हैं। CABG, वॉल्व रिप्लेसमेंट, बेंटाल, एक्मो, पर उनके लिए तो ये सब रोज़ का काम है। शहर हो या गांव, जब दिल परेशान होता है तो डर सभी का एक जैसा होता है, और तब ज़रूरत होती है किसी ऐसे डॉक्टर की जो सिर्फ ऑपरेशन ना करे बल्कि इंसानियत से काम ले। डॉक्टर रुस्तगी वही डॉक्टर है, अ काम, ग्राउंडेड, नो नॉनसेंस सर्जन who has led the entire CTVS departments, trained teams and brought modern techniques like laser, RF ablation and ECMO to thousands of patients. तो आज के एपिसोड में हम इनके साथ दिल की बात भी करेंगे और दिल के ऑपरेशंस की भी। एंड मे बी दैट्स वाई कॉन्वर्जेशंस लाइक दिस फील सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बिहाइंड एवरी सर्जरी, एवरी स्कार, एवरी हार्ट बीट दैट रीस्टार्ट्स, there is a human story of someone's father, someone's mother and someone's entire world. और इन सारी कहानियों के बीच एक डॉक्टर होता है जो सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में नहीं,
हर पेशेंट के डर, उम्मीद और प्रार्थना के बीच खड़ा होता है. Dr. Rustagi has spent decades not just treating hearts but holding families together in their most fragile moments. आज हम आपसे वो बातें सुनना चाहते हैं जो शायद टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती. द फियर यू हैव सीन, द होप यू हैव रिस्टोर्ड, द मिरेकल्स यू हैव विटनेस्ड. और वो सब सच्चाइयाँ जो एक कार्डियोथोरेसिक सर्जन देख और समझ पाता है. So with a lot of warmth, respect and gratitude, we welcome Dr. Rustagi into this conversation. Thank you, Doctor, for joining us today. Welcome to the show. Since आप कार्डियक सर्जरीज करते हो, so सबसे ज़्यादा पेशेंट ओपीडी में क्या कंप्लेन लेके आते हैं, या आपको जब कोई पेशेंट अप्रोच करता है तो किस एक्सपेक्टेशन से या क्या कंडीशन लेके आता है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि मोस्टली पेशेंट कार्डियक सर्जन के पास जो आते हैं उनको कुछ हद तक आइडिया होता है कि उनके साथ क्या होने वाला है. बहुत ही पेशेंट्स ऐसे कम होते हैं जिनको पता ना हो कि उनके साथ क्या होने वाला है, स्पेशली ओपीडी के अंदर. Okay. Because mostly they come with their son, daughter, or some son-in-laws, so they know what they're about to go through. So when they approach me, my first thing is a normal interaction with the patient so that he feels very comfortable. The patient जब मेरे पास आता है, just give you a preview कि how an OPD runs, for a cardiac surgeon. So he comes, he sits, he shows me the paper, hey आप report देख लो, and I just say keep the report aside, problem बताओ. Then he starts, क्या दिक्कत है? So history taking is very important. What I am coming to is history taking is very important. Mostly medicine वाले करते हैं, but surgery वाले कम करते हैं, but हमारे लिए भी important होती है. It gives me an idea कि how well he is known about his disease. It gives me an idea, has he gone any procedure prior to coming to me. Sometimes patient जो bypass surgery के लिए आते हैं, उनकी already stenting हो रखी होती है. उनको पता होता है कि they have had severe heart attacks prior to the surgery that has been advised to them. So it gives me an idea ki how to approach to the patient, how to counsel him. Then I ask them about whether they have undergone any major operation for other diseases. That is important for me. Suppose patient has a gallstone, patient has a kidney problem. So all these things, affect, because heart is a thing which affects everything. Okay. Life is dependent on heart. So there are a lot of conditions which affects the heart. So I should know कि क्या surgical उसकी history रही है. What is his medical history? Medical history means mainly, is he suffering from diabetes? Whether the diabetes is well controlled or not? Whether he's suffering from hypertension? Whether he's suffering from any blackouts or syncope history, which is important because sometimes with diseases of heart, there's always blockage in the artery going to the brain. Okay. Any diseases pertaining to GI tract, whether he has got any history of piles, because all bleeding disorder, because they have to give blood thinners post surgery, so it is important for us to know. So these are all important things that we ask the patient and gives me an idea how to approach the patient, how to plan the patient. Next comes we look at the investigation part of it. Now normally जो basic investigations होते हैं like CBC, KFT, liver function test, तो ये तो हम कराते हैं, gives an idea कि कोई acute infection तो नहीं है, is there any kidney decompensation going on or not, liver decompensation going on or not. Decompensation को हम ऐसे लैंग्वेज में बताओ कि पेशेंट समझ पाए. Decompensation is suppose patient normally जो हमारे पास आते हैं जिनका कोई सर्जरी होना होता है, they also have associated diabetes, and as you know diabetes affect the kidneys. So अगर मैं उनका किडनी फंक्शंस के बारे में नहीं ध्यान रखूंगा, so it will affect during the surgery, post surgery. अच्छा. Right? So adequate renal functions are important. If it is decreased, then I should know कि what is the size of the kidney, कोई और pathology तो नहीं है, so I look at the ultrasound. So that's how we approach. Suppose patient जो हमारे valve के patients होते हैं, कई बारी वो failure में होते हैं, so उसकी वजह से हमारा liver effect हो जाता है. So we need to see कि bilirubin तो नहीं बढ़ा हुआ, we need to see कि liver function test absolutely normal है कि नहीं. Most patients of bypass surgery also have an existing gallstone. So do they have any stone in their duct or thing to produce the jaundice? So all these things, by looking at all these basic parameters like kidney function, liver function, we get an idea. If they're okay, we are happy. Right? We know कि okay, one part is taken care of. आपके पास ओपीडी में सबसे छोटा पेशेंट जो आया वो कितने साल का था? अभी तक हमने जितने भी केसेस की बात करी वो सारे हमने करा कि कोई अपने बहू के साथ आया, बेटे के साथ आया है, बच्चे के साथ आया है. सो मीन्स मेजरली वो 40-50 के ऊपर के एज के हैं. बट यंगेस्ट पेशेंट जो एक कार्डियक ओपीडी में आता है वो किस एज का आपने देखा है, या क्या कंप्लेन लेके वो आते हैं? सी यंग एज के अंदर जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं एज ए सर्जन, वो मोस्टली आते हैं जिनको वाल्व की प्रॉब्लम होती है.
लाइक जिनका देर हमारे इंडिया में सर्टेन बीमारियां होती है जो थोड़े से लो सोशल इकोनॉमिक ग्रुप वाले पेशेंट होते हैं, उसके अंदर क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है यंग एज चाइल्डहुड के अंदर, लोगों के गले खराब हो जाते हैं और वो धीरे धीरे क्रोनिक करके वैल्व को इफेक्ट कर लेता है गले खराब से दिल में दिक्कत आ जाती दिल है? में, तो वो उसको हम बोलते हैं रोमैटिक हार्ट डिजीज। ओके। सो वो धीरे धीरे स्लो इन्फेक्शन चलता रहता है, हमारे वैल्व को इफेक्ट करता रहता है। और जब कई पेशेंट जो 25 साल के होते हैं, लेडी स्पेशली जब वो प्रेग्नेंट होती है तो और चेकअप के लिए आती हैं, तो पता चलता है कि उनका वैल्व सिकुड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत ही इंडिया के अंदर काफ़ी कॉमन है कि 25 से 30 साल की लेडी एंड यंग एडल्ट मेल, उनको ये रोमैटिक हार्ट डिजीज होती है और इसके अंदर वैल्व इतना खराब हो जाता है कई बार कि हमें उसको बदलना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आते हैं। तो ये क्या दिक्कत या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हम जिसे बोलते हैं कि इन्हें पता कैसे लगता है, या पहली बार ये डॉक्टर के पास किस शिकायत के साथ पहुंचते हैं कि कैसे पता लगे किसी को कि मेरे दिल में तो ये दिक्कत नहीं है या मेरा बॉल्व तो सिकड़ा हुआ नहीं है? जी, सबसे कॉमन सिम्टम जो ये होता है कि सांस फूलने लगता है। अच्छा। कि पेशेंट जो एक नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, सपोज रोज वो 2 किलोमीटर चल रहा है या कॉलेज जा रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है कॉलेज के अंदर, या कोई फीमेल है जो घर का अपना काम कर रही है रोज और अपना काफ़ी चक्कर लगा रही है, सडनली उसको रियलाइज होता है कि नहीं मैं थोड़ी थक रही हूँ, थोड़ा सांस फूल रहा है, घर के काम नहीं हो रहे हैं, सीढ़ी में पहले 2 मंजिल चढ़ रही थी अब 1 ही मंजिल चढ़ रही है, दूसरी मंजिल चढ़ने में सांस फूलने लगा है, तो डेफिनेटली उसको चेकअप करवाना चाहिए। ओके। क्योंकि ये एक बहुत ही एक वेग सिम्टम है, बट ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो डेफिनेटली ये हिस्ट्री देते हैं कि पिछले 6 महीनों से मैं घर का काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज नहीं जा पा रहा हूँ, पहले मैं 5 मंजिल चढ़ रहा था, अब 2 मंजिल के बाद ही मेरा सांस फूलना पड़ रहा है। तो ये फर्स्ट सिम्टम होता है। कई लोगों का दिल की धड़कन जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, तो उनको ऐसा लगता है मेरा दिल ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है, क्योंकि ये जो वैल्व की बीमारी है इसमें बहुत कॉमन होता है, जिसको हम इंग्लिश में पैल्पिटेशन सिम्टम्स बोलते हैं। ओके, देन थर्ड जो होता है बहुत अनकॉमन होता है, बट कई लोगों को थोड़ा सा चुभन सी, कई लोगों को हल्का सा भारीपन सा लगता है चेस्ट के अंदर, तो वैल्व रिलेटेड ये कम होता है। बट फिर भी कई पेशेंट्स को जो कि काफ़ी टाइम से जिनको डिजीज है, और बिकॉज ये डिजीज का प्रिडिक्शन कितनी सिवियरिटी है बहुत मुश्किल होता है, कई लोगों का हार्ट बड़ा हो जाता है जब हम पहली बार उनको देखते हैं, इवन इफ दे आर 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 साल के भी होते हैं, तो हमें पता चलता है कि यार दिल तो उनका आकार बढ़ गया वैल्व लीकेज की वजह से, तो उनको छाती में भारीपन जैसा भी कई बार। दिल बड़ा होना अच्छी बात नहीं, कहते ना दिल बड़ा करो, दिल बड़ा करो। दिल बड़ा होना बहुत अच्छी बात है, बट या यंग एज में अगर ज़्यादा जल्दी बड़ा हो गया तो फिर मुश्किल है। ओके। तो डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको अवेयर होना चाहिए, और कभी भी हो एटलीस्ट एक हार्ट स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। ओके। तो एक्चुअली आम इंसान को पहले तो वो इग्नोर ही करता रहता है कि ऐसे ही थक रही होंगी, और लेडीज की तो बहुत ज्यादा आदत है इस तरह की चीजें इग्नोर करने की, या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन होती है, या बहुत आसानी से पता लग जाता है जांच पे कि ऐसी कोई समस्या हुई है हार्ट में? सी इन्वेस्टिगेशंस डेफिनेटली यस, एक सिंपल ईसीजी। अच्छा। ठीक है, कई बार क्लिनिकल एग्जामिनेशन आई वुड से, अगर डॉक्टर के पास जाता है और वो आला रखता है छाती पे और उसको कुछ एबनॉर्मल सुना है, चाहे वो अपने लोकल फिजिशियन के पास भी जा रहा है, छाती पे किसी डॉक्टर ने या कैमरी फिजिशियन ने अपना आला रखा और उसको कुछ एबनॉर्मल साउंड सुनाई दी, तो उसका सस्पिशन एकदम जाना चाहिए कि अरे इसके कोई वैल्व के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, राइट। देन वो ईसीजी कराता है, ईसीजी से पता चल जाता है कि उसका हार्ट का रिदम जो है वो सही काम कर रहा है या ऊपर नीचे हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है इको, जो कि आजकल कहीं ना कहीं आप छोटे शहरों में भी जाओगे तो वहाँ पे डॉक्टर मिल जाते हैं जहाँ पे हार्ट का इको हो जाता है, यानी कि हार्ट का अल्ट्रासाउंड। काइंड ऑफ यस, एंड वेरी इजी कि हार्ट के, मैं भी बिल्कुल आपने सही कहा कि कॉमन आदमी के लिए मैं यही बोलता हूँ उसको समझाने के लिए कि हार्ट का आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, समझिए जैसे पेट का कराते हैं उसको इको बोलते हैं। और इको के अंदर हमें हार्ट की सारे अंदर के स्ट्रक्चर्स के बारे में आइडिया लग जाता है, वैल्व कोई लीक कर रहा है, कोई सुखड़ा हुआ है, हार्ट की पंपिंग पावर कितनी है उसका बारे में आइडिया लग जाता है, हार्ट के सारे वॉल्स अच्छे से मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो आइडिया लग जाता है, तो काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें इको के बदौलत मिल जाती है। और वैल्व केसेस के अंदर अच्छे इको के ऊपर हम सर्जरी भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन ओनली दैट इन्वेस्टिगेशन, कि उसी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हम सर्जरी भी प्लान कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है इको, जो कि अगर कोई भी फिजिशियन को डाउट हो रहा है और उसकी सिटी में फैसिलिटी है एक अच्छे इको करने की, तो वो करा लें। आपके एक्सपीरियंस में से, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशंस की बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मैं और पूछूंगी। कई बारी पेशेंट्स आके ऐसे भी बताते हैं कि 3 महीने पहले तो हमारा सारा रिपोर्ट नॉर्मल था, हमारा लिपिड प्रोफाइल भी नॉर्मल था, थायराइड भी नॉर्मल था, इको, ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट, एंड सडनली 3 महीने बाद दे गेट अ हार्ट अटैक। ऐसा क्यों होता है? सी बेसिक जो हमारे नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, जैसे आपका ब्लड टेस्ट हो गया या लिपिड हो गया या लिवर हो गया, ये आपको एक बेसिक एक आइडिया दे रहा है आपके और फंक्शंस के बारे में। नाउ जब पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट अटैक होता किस लिए? हार्ट अटैक इसलिए होता है कि हमारी जो हार्ट की नसें हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो गया,
नाउ नॉर्मल इको के अंदर आपको वो नहीं पता चलता। नॉर्मल इको आप रेस्ट कर रहे होते हो, आपको नहीं पता चलता। पर जब आप एक्टिविटी करते हो तो हार्ट को स्ट्रेन करना पड़ता है, बिकॉज हार्ट को पंप करना पड़ता है। आप रन कर रहे हो, आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, आप तेजी से वॉक कर रहे हो, तो हार्ट हैज टू वर्क मोर। जब हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा तो हार्ट को ज्यादा ब्लड सप्लाई भी चाहिए, और उस समय काफी चीजें प्रेसिपिटेट हो जाती है। तो आपने जो कॉमनली सुना होगा कि जो ट्रेडमिल टेस्ट होता है, हम एडवाइस करते हैं कि नहीं आप एक पट्टी पे चलिए, ट्रेडमिल पे चलिए, एंड देन हम साथ के साथ उसका ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं या इको लेते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। बहुत सारे लोग नॉर्मल अपना बेसिक टेस्ट और पैकेजेस करा लेते हैं एंड दे आर फीलिंग इफ एवरीथिंग इज ओके, हमारे कुछ नहीं हो सकता, पर ये गलत है। आई वुड ऑलवेज से हार्ट के लिए एक ट्रेडमिल टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। 70% केसेस के अंदर अगर हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होगी तो आपका टीएमटी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। Okay. और बाकी की 30% की स्क्रीनिंग क्यों नहीं हो पाती है? बिकॉज मेरे को लग रहा है कि लाइक पास्ट 30 इयर्स पुरानी तो है ये इन्वेस्टिगेशन। क्या कोई नए एडवांस कार्डियक मार्कर्स ऐसे आए हैं रिसर्च में जिससे कि वो जो 30% रह जाते हैं उनको भी हम स्क्रीन कर पाए? या जैसे मैंने बोला ट्रीटमेंट टेस्ट एक हो गया, ऐसे ही स्ट्रेस इको होता है। हम Okay. मेडिसिन देते हैं, हम उसके साथ इको करते हैं। सो वी प्रोड्यूस ऑलमोस्ट अ सिमुलेशन की जो हम ट्रेडमिल पे करते हैं, और आप इको से देख रहे होते हो। ट्रेडमिल में तो आपका ईसीजी रिकॉर्ड होता है, पर जब आप इको करते हो, स्ट्रेस इको करते हो, तो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि हार्ट का थोड़ा सा भी अगर उसकी मूवमेंट में फर्क आता है व्हाइल यू आर डूइंग एनी स्ट्रेंथ एक्टिविटी, तो हमें पता चल जाता है कि यार कुछ इस एरिया में ब्लड सप्लाई कम है, वी शुड गेट एन एंजियोग्राफी डन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। बहुत बारी अब हमारे पास नई इन्वेस्टिगेशन आ गई है, जैसे सीटी एंजियो। तो जैसे मैंने बोला कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो सपोज आप स्मोकर हो, सपोज आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ है, सपोज आप डायबिटिक हो, सपोज आपको हाइपरटेंशन की बीमारी है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर है। या आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ, आपके पेरेंट्स को, आपके एल्डर ब्रदर को, तो देन यू आर एट अ रिस्क कैटेगरी। सो कई बारी हम ये बोलते हैं कि जो 40 से कम है और जिनको ये सारे रिस्क फैक्टर है, आप डायरेक्टली सीटी एंजियोग्राफी करा लो। ओके, तो आप जो 70% है उसको आप रिड्यूस करके ओनली 10% ऑफ द पेशेंट जो है आपको उस रेंज में रह जाएंगे कि उसके बावजूद भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज कोई भी टेस्ट 100% नहीं होता। सीटी एंजियोग्राफी भी इवॉल्व कर रहा है। बहुत लोगों का ये है कि मैंने सीटी एंजियोग्राफी करा ली, थोड़ा सा ब्लॉकेज आया है, कुछ नहीं होता, बट कोई भी टेस्ट फुल प्रूफ नहीं होता। सो यू कैन रीच मेडिकल साइंस में, यू कैन रीच अप टू ऑलमोस्ट क्लोज टू 95-98%। यू कांट से 100% नथिंग इज राइट। 100% तो कुछ होता नहीं, तो ऊपर वाला जानता है। So you can be as close as perfect, but you can't be totally perfect, right? So that is somehow आप बोलो fallacy बोलो medical science की, या वो बोलो कि कोई 100% नहीं होता। So you are very close to preventing a major catastrophe in your life, or to your relative, or to your near ones, if you get all these tests done. So start with the TMT, do an echo. If your doctor has any doubt, he can advise a CT angiography if you are less than 40 or 50 years of age. Then you are relatively sure. And if you are not sure, then obviously you can go for a conventional angiography. So conventional angiography तो almost आपको पता चल जाता है, क्योंकि वो सामने दिख रहा होता है आपको। उसमें कोई fallacy का कोई चांस नहीं होता कि there is a doubt or so it is almost 99.9% sensitive about detecting any problem. उसके बावजूद भी कई लोगों को होता है, जो मैं 0.01% आपको बोल रहा हूँ, जो कि मेजर आर्टरी सही होती है, बट स्मॉल आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज होती है, तो विच वी कॉल माइक्रोवैस्कुलर एंजियोपैथी। मेडिकल टर्म है कॉमन लोगों के लिए। तो भी कई लोगों को इन सब करने के बाद कि मेरा सारा नॉर्मल है, पर मेरे दिल के अंदर दर्द हो रहा है, या ईसीजी में कई लोगों में चेंजेस आते हैं। तो दैट इज व्हाई सेड कोई 100% नहीं है, बट मेजर इवेंट आप प्रिवेंट कर सकते हो। अभी हमने ये केसेस डिस्कस करे ना जहाँ पे थोड़ा सा चांस था एंड वी मिस्ड इट, पर कभी आपके प्रैक्टिस में ऐसा भी हुआ है कि कोई पेशेंट वो बाईपास के लिए उसका रिकमेंडेशन था, वो ऑपरेशन टेबल तक आया हो, या एटलीस्ट प्री ऑप उसका सब हो गया हो, एंड फिर उसने कहीं, बिकॉज इंडिया इज अ लैंड ऑफ नेचुरोपैथ्स, आयुर्वेदा, योगिक साइंसेस, देन ही डिसाइडेड कि मैं नहीं कराऊंगा, मैं थोड़े से टाइम घिया का जूस, करेले का जूस और जो भी अदरक और अर्जुनारिश ये सब ट्राई करता हूँ, एंड यू हैव सीन द ब्लॉकेज डिसअपियरिंग। ऐसा कोई केस आपने कभी विटनेस करा है? See, I haven't seen any case of blockage disappearing, to be fair. I mean, बहुत लोग बोलते हैं अरे मैंने कराया, there are incidental reports लोग बोलते हैं। या डेफिनेटली, पर ये मैं जरूर कहूँगा 30% पेशेंट ऑपरेशन का नाम सुन के भाग जाते हैं। इंडिया में देयर इज स्टिल मतलब गेटिंग ऑपरेटेड इज स्टिल अ बिग फियर फॉर मेनी पीपल। एब्सोल्युटली। आई मीन आई वुड से कि जैसे पेशेंट को आप बताते हो कि उसकी बाईपास सर्जरी होनी है, तो सबसे पहले तो वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे 4-5 दिन की मोहलत दे दो, मुझे उसको ऐसा लगता है कि मैं अब मर जाऊंगा। तो वो अपनी जैसे होता है ना कि विल लिखवा दी
कि अरे इसको बता दिया कि अरे मैंने धन यहाँ पे छुपा के रखा है, वहाँ छुपा के रखा है, तो मैं सबको बता दूं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो कम से कम किसी को तो बताओ। बहुत बारी ये होता है कि पेशेंट मेरे पास आता है जिसको पता है कि उसकी सर्जरी होनी है या उसको बताते हैं एंड ही जस्ट लीव्स। वन फियर। द सेकेंड थिंग, डेफिनेटली आपने कहा कि इंडिया में नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और एज एन एलोपैथिक डॉक्टर, मतलब कहने में बुरा लगेगा बट मोस्ट एलोपैथिक डॉक्टर डोंट हैव फेथ इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हार्ट डिजीज। सी आप मेरे से कहोगे कि नहीं स्किन की प्रॉब्लम है ना, तो मैं कहूँगा यस, I would say naturopathy, allopathy, homeopathy, Ayurveda are better, probably better, right? आप मेरे से कहोगे कुछ lung diseases, asthma, I would say yes, right? But when it comes to heart disease, when it comes to significant brain disease or critical organ disease, I would still say allopathy is slightly better, but patients का faith होता है। एक्चुअली इमरजेंसी मैनेजमेंट जैसा एलोपैथी में वैसा नो डाउट किसी और सिस्टम में नहीं है, वेयर यू हैव टाइम टू वेट यू कैन चूज अदर पाथेज, बट जहाँ कोई टाइम ही नहीं है बिकॉज सर्जरी इज जनरली डन, टाइम बहुत क्रूशियल या क्रिटिकल होता है, यू नेवर नो ना कि अगले पल क्या हो। तो अदर पैथीज यू डोंट नो रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पेशेंट वैसे ही सिम्टोमेटिकली बेटर है, डिसीज प्रोग्रेशन की स्पीड ऐसी है इसलिए वो ठीक दिख रहा है। तो जब क्राइसिस है देन यू हैव टू डू समथिंग। तो आई थिंक एलोपैथी इज द ओनली साइंस जहां भी पेशेंट्स जो हैं या दे वांट टू ट्राई, दे डोंट वांट टू गो अंडर द नाइफ। फॉर देम गोइंग अंडर द नाइफ इज लाइक कि अब मैं बचूंगा नहीं, दे ट्राई ऑल दैट बट पेशेंट्स कम बैक आफ्टर मंथ 2 months, पेशेंट कम इन इमरजेंसी, पेशेंट कम इन द मिडल ऑफ द नाइट के डॉक्टर साहब मैं तो गया था 1 हफ्ते दवाई ली पर अब मेरा तो बिल्कुल हालत खराब है, आप जल्द से जल्द ऑपरेशन कर दो। दे कम बैक बिकॉज वी नो कि जब सर्जन के पास आ रहा है तो जैसा आपने कहा कि बहुत ही क्रिटिकल है पेशेंट, वो उसके लिए एक लास्ट ऑप्शन है। सो उसमें फिर देरी करना नहीं है बिकॉज समटाइम्स इट कैन टेक योर लाइफ, समटाइम्स यू वोंट इवन हैव अ चांस टू कम टू अ सर्जन। तो ऐसी बीमारियां होती हैं, ऐसी डिजीज होती है जब कोई भी आपको बोलता है कि नहीं आपको अर्जेंट सर्जरी करानी है या जल्दी सर्जरी करानी है, मीन्स आपकी डिजीज डेफिनेटली क्रिटिकल है, गिव इट अ थॉट। तो आई इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस आपने जो स्टार्ट किया था कि कोई पेशेंट आया और फिर उसने नेचुरोपैथी किया और एलोपैथी किया और उसका सब चीज़ें गायब हो गई, मैंने नहीं देखी, टू बी वेरी क्लियर। There might be some report, but I can't say. In my clinical practice, I haven't seen patient who is referred for surgery should undergo surgery because treatment is very safe nowadays. There is also one doctor who was also the doctor of presidents of India, some ex presidents of India, and जिन लोगों को 95% 90% ब्लॉकेज हो जाती है, दिल्ली में ही है, आई थिंक यू नो ऑफ हिम, एंड वो कुछ इंट्रावीनसली देते हैं, आई डोंट नो वेदर इट्स चिलेशन थेरेपी या क्या देते हैं, एंड दे से ब्लॉकेजेस डिसअपेयर। सो फ्रॉम मेनी पीपल आई हर्ड 90 था 60 हो गया। What is that treatment about? Does it work? As a doctor, what is your clinical expertise say on that? See, there are doctors which I say, I would say, आज से 20 साल पहले, you know how this thing has come. This thing has come 20 years back. Heart surgery was considered a very risky surgery, right? So old time cardiologists, old time physicians didn't used to believe because वो patient भेजते थे, patient बचता ही नहीं था. So they have that thing in their mind कि सर्जरी किया तो वो मर गया. It has taken a lot of evolution to actually make cardiac surgery safe. Even I would say when I was a student, the mortality rates of doing the surgery were much higher now when I myself are doing the surgery. So there has been a sea change in the processes, in the way the surgery is being done, the clinical expertise, which has undergone a change to make cardiac surgery a very safe thing. I mean, you will be surprised कि आज मैं अगर पेशेंट मेरे से पूछता है कि डॉक्टर साहब रिस्क कितना है तो मैं उसको बोलता हूँ 2 से 3%. दैट मीन्स देयर इज अ 98% चांस ऑफ सक्सेस. सो जो पुराने फिजिशियंस हैं और ऐसे बहुत प्रोमिनेंट पुराने फिजिशियंस हैं उनको लगता है कि सर्जरी से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको दवाई देता हूँ या चिलेशन थेरेपी आप वो करो कि भाई डिजीज डिसअपियर हो गई एंड आप सही रहोगे. काफ़ी हद तक ये साइकोलॉजिकल होता है. आई डोंट नो कितना हद तक वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि उन्होंने अपनी रिपीट एंजियो किया है. नहीं, वो हर 2 महीने पे एंजियो कराते हैं and progressively it is known कि वो मतलब 4-5 people that I have spoken to, given a Nobel Prize, don't you? I don't know, so I was reading about it और उसमें लिखा हुआ था कि अप्रूव तो है हेवी मेटल पॉइजनिंग के लिए, बट इसमें कितना इफेक्टिव है because then it has some impact on the kidneys also. See, whatever you do, you can have lot of people saying certain diseases. आप अगर ये क्लेम कर रहे हो
तो देन तो हार्ट सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की आज की डेट में जरूरत ही नहीं होनी चाहिए. इट वुड हैव हाँ. बीन अ प्रूवन थिंग राइट. इफ इट वाज सो इफेक्टिव. सी हम जो मेडिकल साइंस में कोई भी चीज अप्रूव करते हैं, अगर मैं बाईपास करता हूँ तो फॉर अबाउट अ लाख पेशेंट और 5 लाख पेशेंट मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्जन्स एक ट्रायल करते हैं एंड देन वो एक अपना डेटा निकालते हैं और उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट्स बेस होते हैं. कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हार्ट सर्जरी 2% है तो ये नहीं है कि मेरे हाथ में 2% है. इसका मतलब वर्ल्ड वाइड सारे सर्जन इस टाइप के पेशेंट अगर करेंगे, उसका रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करेंगे तो वो 2% ही आएगा. 2 से 3% हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि 2% अगर कोई रिस्क बताए तो वो 10% हो जाए. तो ये दीज आर ऑल साइंटिफिक डेटा. अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक लेमैन हैं और मैं आपको कहूँ कि आपको मेरे से पूछने आते हो कि सर आप रिस्क बताइए, मैं आपको बोल दूँ नहीं 4% रिस्क है, पर आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो. देयर आर एप्स नाउ जो हम स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसमें आप खुद ही एक एजुकेटेड पर्सन उस चीज को फिल कर सकता है उसमें. और बेसिक टेस्ट है उसमें, किडनी फंक्शन टेस्ट है उसमें, आपकी कितनी ब्लॉकेजेस हैं उसके बारे में है, कोई और एसोसिएटेड इलनेस है कि नहीं है, वो सारे कॉमन है जो कि एक आज का एजुकेटेड पेशेंट को पता होता है. वो खुद ही करके रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन कर सकता है और वैसे ही हम कैलकुलेट करते हैं. हम अपनी मर्जी से नहीं बताते कि इसके अंदर 4% रिस्क है, इसके अंदर 10% रिस्क है. इट्स साइंटिफिक डेटा. एवरीथिंग इज tested over long periods of time, over multiple patients by different surgeons, and then the data has come. So, as you say, डॉक्टर्स हैं, सबका अपना फेथ है, सब अपनी प्रैक्टिस करते हैं, बट अगर इतना ही कोई होता तो आई थिंक इट शुड हैव बीन इन मेडिकल बुक्स. It should be a very common practice that most of the surgeons and cardiologists would be practicing, isn't it? Yeah. So not one person. So नहीं, लोग तो और भी पुणे से आई थिंक स्टार्ट हुई थी या yeah, पता what नहीं. I'm saying is how many cardiologists and surgeons are there in India worldwide. I'm saying is you would have incidental report. Right? वो तो लोग ये भी बोलते हैं अरे वो ट्रक के नीचे आ गया बच गया. बच गया, good. But that doesn't mean कि आप ट्रक के नीचे आ ही जाओ तो आप बच ही जाओगे. There are people, there are instances जो isolated instances होते हैं, but miracles do happen. ठीक है? So you can't generalize it. अगर मैं 100 पेशेंट को सीवियर हार्ट डिजीज है और 100 में से मैं कहूँ कि मैं एक भी सर्जरी नहीं करूंगा, आप दवाई ले रहे हो, तो डजंट मीन कि 100 के 100 बच जाएंगे. बट अगर मैं 100 की सर्जरी कर रहा हूँ तो आई नो कि 2% रिस्क में से 2 पेशेंट या 3 पेशेंट ही मरेंगे, बाकी 97 विल बी ओके. तो ये एक मेडिकल स्टैटिस्टिक्स है. सिंस यू वर ऑल्सो टेलिंग अबाउट कि पहले से अब इवोल्यूशन हो गया बहुत ज़्यादा, पहले मोर्टालिटी ज़्यादा थी अब कम थी. सो इफ वी कम टू ओटी और इफ यू टॉक अबाउट द ऑपरेशन थिएटर, हाउ डज अ कार्डियक ओटी लुक लाइक, या हाउ इज इट लाइक टेक्निकली सो साउंड कि इतने कॉन्फिडेंटली हम कह पाते हैं कि नहीं 2% है मोर्टालिटी या 3% है. या सो सी ओटी इज व्हाट यू से लाइक अ मिशन कंट्रोल रूम. ओके, बहुत लोग मिशन कंट्रोल रूम कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि नहीं, इट इज लाइक F1 पिट, Formula 1 पिट, राइट? व्हाई आई से सो? Formula 1 pit में you have a crew which is well trained, which moves very fast, who knows their job, who are well trained, right? You have all the equipments, everything present in that pit to take care of that car, whether it is nut bolts, tires, visors, helmets, whatever, to get that car back on track fast. The same is a cardiac surgery theatre. It is equipped with everything. Latest possible equipments are there. All monitoring systems are there. The people who work in the OT, whether they are surgeons, anesthetists, are all having experience, well trained. They're well coordinated with each other because their single aim is the patient who is on the OT table has to get out safely. So it is like an F1 pit where everybody knows what they have to do, what is the goal, and they successfully do it. That is why all the mortality is very low, because surgeon knows what he needs to do, the anesthetist knows his job, my technician knows my job, the sister knows his job, so everything moves in a very coordinated way to get the best outcome. जैसे पहलवान अखाड़े में कुश्ती लड़ने जाते हैं एंड उनका होता है ना कि हनुमान चालीसा भूलते हैं पहले. सो व्हेन अ डॉक्टर गोज इन एन ओटी टू ऑपरेट, आपका भी कोई प्री ऑप रिचुअल होता है और द टीम? या सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हिंदी जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि हिस्ट्री टेकिंग इज इंपॉर्टेंट, इट गिव्स मी एन आइडिया कि पेशेंट के साथ क्या मिल रहा है. इन्वेस्टिगेशन हमने डिस्कस की है. सो सर्जन जिसको ऑपरेट करना है, सपोज मुझे एक बाईपास सर्जरी का पेशेंट करना है, तो मैं उसकी एंजियो डिटेल में पढ़ूंगा. मेरे साथ एसोसिएट सर्जन है वो डिटेल में पढ़ेगा, उसको देखेगा. वी विल डिस्कस विद ईच अदर कि वेयर वी हैव टू पुट द ग्राफ्स, व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ्स कैन बी पुट.
So all planning is done prior to surgery, right? The same way anesthetist when the patient is admitted will have a look at all the investigation, कोई चीज मिस तो नहीं हो गई. So he will put a PAC sheet जिसमें वो सारी चीजें लिखेगा, सारे टेस्ट लिखेगा. PAC शीट की डिटेल्स बताओ. इस लाइक कि उसमें सारे इन्वेस्टिगेशंस लिखे होते हैं. ओके. आपके ब्लड टेस्ट के लिए स्पेस होती है, आपके जितने भी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जो हमारे एक्सरे होते हैं, जो हमारा अल्ट्रासाउंड होता है, जो हमारे और टॉपलर्स वगैरह होते हैं, इको की फाइंडिंग होती है, वो सारा वो लिखता है. ओके. ठीक है, क्या प्लान है वो लिखता है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं वो एक सब होता है. तो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव शीट, यू नो, व्हिच इज अ मैंडेटरी थिंग. सो नथिंग इज टेकन टू चांस. एवरीथिंग जो आप बोलते हो ना कि चेकलिस्ट, सर्जिकल चेकलिस्ट होती है, एनेस्थीसिया चेकलिस्ट होती है. All the things are all screened, talk to the patient, discussed among the team, and तब हम patient को decide करते कि okay, this is what we are going to do. Even the surgeon sometimes calls his team in his chamber prior to surgery and briefs, this is how I'm about to do, this is what I'm going to do, this is what I need in the OT. The sister needs to know कि हाँ कोई special equipment I need to know. Perfusionist should know कि okay, sometimes I need to go on a heart lung machine, so that you keep it prep, keep all these things ready. You know, so it is all planning. That is why, you know, it is very important कि you know the surgeon communicates with his team to get the best outcome. तो सारी चीजें planned होती है, कोई surprises नहीं होते, फिर भी मिल जाते हैं, but you are prepared for it. Is it possible कि OT के अंदर डॉक्टर ऑपरेट करे और लाइट चली जाए? होता है, but mostly UPS होता है, तो it comes in about a second or so. अच्छा, because Uninterrupted power जब supply. कोई उस टेबल पे जाने वाला होता है ना, उसके मन में हर तरह का ख्याल होता है. कभी किसी पेशेंट ने बोला डॉक्टर मुझे सपना आया मैं ऑपरेशन में मर गया, एंड देन ही मेड इट आफ्टर द सर्जरी. बहुत पेशेंट यही बोलते हैं, और बहुत पेशेंट एक दिन पहले आके या बोलेंगे डॉक्टर साहब आपसे मिलना है मुझे, एंड दे विल से कि सर मैं बच तो जाऊंगा. या जब अब पेशेंट ओटी के अंदर जाने वाला होता है, उसके अटेंडेंट से हम एक बार जरूर मिलवाते हैं. यू नो, इट्स अ ह्यूमन थिंग. देखिए कुछ भी कहो, हार्ट सर्जरी एक मेजर सर्जरी है. डर सबको लगता है, डर सर्जन को भी लगता है, डर पेशेंट को भी लगता है, पेशेंट के अटेंडेंट्स को भी लगता है. तो we be as humane as possible. We talk to the patient, calm him. Anesthetic job is there. Sometimes he gives some drug कि वो थोड़ा सा सो जाए. हम अटेंडेंट को काउंसिल करते हैं कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके. हम उसको रिस्क भी बताते हैं कि भाई 2% रिस्क है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी है. सो ही इज अवेयर ऑफ दैट. ओके, तो ये होता है. और हम इस चीज़ को, वी आर ह्यूमंस, आई एम अ ह्यूमन. I also get scared. I also is apprehensive. I also pray to the God before going कि यार मेरे हाथ से कोई mishap ना हो जाए. So we are humans. Doctors are humans, and no doctor wants that the patient should die. All want कि ये successful होके निकले. There is an element of God. We cardiac surgeons I think believe in God very much. मैं तो ये कहता हूँ कि आप OT को ये भी देख सकते हो कि it is a temple where attendants outside, whether it is father, mother, son, daughter, husband, wife, are praying कि मेरा पेशेंट मेरे पास आ जाए. डॉक्टर इज प्रेइंग, द होल टीम इज प्रेइंग, प्लीज मेरे हाथ से कुछ ऐसा ना हो जाए कि इसकी जान चली जाए. आई एम एबल टू गिव दिस पेशेंट बैक टू दिस नियर एंड डियर वन, सो दैट ही हैज अ वेरी हेल्दी एंड अ लॉन्ग लाइफ. सो OT you can consider as a mission control room. OT you can consider as a prayer room also, where all your wishes, all your prayers are answered. I look at it that way. Okay, sir, since this is a podcast जहाँ पे हम सिर्फ मेडिसिन डिस्कस नहीं करते, हम ये भी डिस्कस करते हैं द ह्यूमन साइड ऑफ इट. सो एनी स्टोरी दैट हैज स्टेड विद यू, आप जैसे बता रहे हो ना कि पेशेंट को भी डर लगता है. सो कोई ऐसा पेशेंट जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, समथिंग वेरी अनयूजुअल, एंड हाउ यू मैनेज्ड टू काम हिम. एंड वन केस वेयर द पेशेंट वाज एक्सेप्शनली ब्रेव एंड यू वर लाइक यार इसको तो डर ही नहीं लग रहा है, ये OT के लिए जा रहा है. सो आई वांट टू नो बोथ द एक्सट्रीम्स ऑफ द स्टोरी. Yeah, so I'll give you a real incident. We operated a patient in February this year. Patient was a young lady, English professor. So she came in the emergency with symptoms of severe chest pain and sweating and all that. तो जब उसको emergency में देखा तो patient का BP 60-70 चल रहा था. Patient sweat कर रही थी. Patient काफी घबराई हुई थी. 60-70 लाइक सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों बताया आपने? ये सिस्टोलिक बीपी. अच्छा, मेरे को लगा 70 के बीच में वो वेरी कर रहा था. सडनली एवरीबडी, यू नो, इट वाज लाइक एन इमरजेंसी सिचुएशन. उसको कैनुला लगाया, उसको हार्ट सपोर्टिंग ड्रग्स लगाए. जैसे बीपी हमने 90 के इमीडिएटली अर्जेंट इको इमरजेंसी के अंदर ही किया हार्ट फंक्शन देखने के लिए. देखा कि हार्ट फंक्शन उसका कम है और एक सस्पिशन हुई कि हार्ट के अराउंड ब्लड जमा हुआ है. तो ये हुआ कि अरे अक्यूट हार्ट अटैक है और ये हो सकता है हार्ट फट गया हो. अच्छा, फट भी जाता है क्या? यस, ये बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एमआई कार्डियक रप्चर. और ये क्यों जाता है रप्चर?
क्योंकि हार्ट अटैक की वजह से मसल इतनी वीक हो जाती है कि वो गिव वे कर जाती है। स्मोकर थी क्या? नो, शी इज अच्छा। इंग्लिश प्रोफेसर, बट ब्लॉकेज आई, सडनली अक्यूट हार्ट अटैक हुआ और थिन ओके एंड शी केम विद दिस। उसको हिस्ट्री थी अबाउट 48 आवर्स की चेस्ट पेन की। ओके। एंड वी वर ट्राइंग टू कन्विंस टू द पेशेंट कि भाई यू आर इन अ वेरी सीरियस स्टेट, आपको इमीडिएटली एंजियोग्राफी की जरूरत है और हो सकता है इमीडिएटली सर्जरी की भी जरूरत है, सर्जरी एज इन बाईपास और स्टेंट? बाईपास सर्जरी, ओके। राइट। एंड अगर हार्ट फट जाता है तो सर्जरी के अलावा कोई चांस नहीं होता ना, आपको तो ओटी में लेके उसको रिपेयर सिल करना होता है, हाँ सिलना सिलना पड़ेगा ही होता है। कि कपड़ा फट गया है उसको अब सिलना ही होगा ना, और कुछ उसमें तो नहीं आप कुछ सकता। नहीं कर सकते। सो अब एक यंग पेशेंट जो एक एजुकेटेड है, उसके किड्स आर वेरी एजुकेटेड एंड व्हाट वाज हर एज? she was 40, 45, Oh. right. And she was an English professor in a college. So ऐसा नहीं कि उसको नहीं पता, and we are trying to explain her, the husband is educated, kids हैं उसके 20 साल के and they are educated. So they are in shock and they are calling everywhere, calling big doctors in outside cities. One of them called in Bombay also, you know, and they said कि नहीं हमें तो लेके आना है, हम लेके तो आने क्या? बॉम्बे लेके जाना है इसको। ओह। ओके, तो आई सेड शी इज नॉट इन कंडीशन कि आप इसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करो, राइट। तो काफ़ी उसको समझाने के बाद आई थिंक द हस्बैंड गेव अ कंसेंट कि नहीं आप एंजियोग्राफी करिए डॉक्टर साहब। एंजियोग्राफी की, उसमें हमें ब्लॉकेज मिली। आप इमेजिन नहीं करेंगे, आधे घंटे के अंदर एंजियोग्राफी के बाद जैसे ही हमें उसको बोला कि नहीं ये डिजीज है और अब लेना है, दे गेव अ कंसेंट, शी वाज इन ओटी एंड हमने वो रप्चर को रिपेयर किया। अच्छा, सही में रप्चर ही निकला जो डाउट था? एंड उसके बाईपास ग्राफ्टिंग की and now she's back to work. She came for follow up just about 15-20 days back and her kid was complaining कि मम्मी तो मेरी सुनी नहीं रही है, वो कॉलेज ही जा रही है और अब 8-9 घंटे की क्लासेस ले रही है। So she was hale and hearty. And this was a very peculiar case and it feels happy कि पेशेंट जो जाने वाला था आपने उसको बचा लिया and now she's leading a normal life. So ये एक मिरेकल ही है because I would say cardiac rupture पेशेंट हॉस्पिटल ही नहीं पहुंचते, पर जो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं उसमें से 80 to 90% ओटी टेबल तक नहीं पहुंचते। तो शी इज वन ऑफ द रेयर काइंड व्हिच केम टू मी, आई वाज एबल टू ट्रीट हर एंड एबल टू सेव। सो आई मीन दीस केसेस आर आपने like, उसकी इमेज सेव करी थी? Yeah, I have got I will put it in the podcast. I think that you need to ask her and have a consent, you know, because नहीं, of the so media and all that. But yeah, okay. I have an interview of her, you know, giving a testimony of. Not the interview, just the heart. Who knows the identity of that heart? So I mean, it is a miracle, I would say. I mean, as I said, हम प्रेयर करते हैं, हम miracles में believe करते हैं. This was one of the miracles. There was another, you know, it was an international patient, and not directly related to the heart because we deal with the vessels also. Okay. उसकी main vessel के अंदर फट गई थी. मेन वेसल कौन सी? हार्ट के? एब्डोमेन में जो मेन वेसल आपको एब्डोमेन की सप्लाई करती है उसमें टीयर था. नेम ऑफ द वेसल? आयोटा. अच्छा, आयोटा. ओके. तो आयोटिक उसको एन्यूरिज्म था and वो लीक करने लग गया and she was in Africa. Okay. Somehow she contacted our hospital. Okay. And I had a talk with a doctor at around 9 p.m. Okay. I told her, this is an emergency situation. I don't know whether you'll be able to fly to India or not. But probably I think he was well connected. He got all the clearances done in next 36 hours or 48 hours. एन्यूरिज्म लीक करने वाले पेशेंट को 36 घंटे मिल गए जिंदा रहने के? नहीं, it is a miracle. हाँ हाँ. And बहुत major. before boarding the plane, the doctor there and doctor accompanied her. They were pretty influential people probably, so doctor was on board with her. And he was just, before the flights, the phone switches off and he's telling he said she's stable, I'm okay, these are the medicines I have taken and he discussed with me everything. इसमें मेडिसिन क्या करती है? In a way कि कोई भी पिल वगैरह की बीपी शूट ना करे, बिकॉज हमारा नॉर्मल ये होता है कि ऐसा ना हो कि बीपी शूट करे और ऐसे चले जाए एंड वो सडनली और फट जाए, तो वी वांट कि बीपी कंट्रोल में रहे। तो उसको कुछ मेडिसिन बता दी थी कि अगर उसका बीपी ज़्यादा हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आप ये दे सकते हैं। शी फ्लू, शी लैंडेड एट द एयरपोर्ट, आवर एम्बुलेंस वाज देयर, वी गॉट हर इन द हॉस्पिटल, okay, we confirmed the diagnosis in next 2 hours or so, and I think it was she landed around 2 a.m. By around 7-8 a.m. we got the report ki okay, this is the thing, and she was stable, so we ordered a stent for her and we placed that stent in the evening and she recovered. So it is just a miraculous story,
and now she's back in her native country. सो जब आप स्टेंट डालते हो बाहर से जो फटी हुई होती है उसको सिलना भी पड़ेगा, स्टेंट डाल देते हो जिसको वो कवर कर लेता है उस वेंट को, जिसको हम तो कवर फिर बाद में और टीयर नहीं होता वो इफ यू डोंट स्टिच इट? ये आर्टरी के अंदर होता है, तो आर्टरी की बहुत थोड़ी थिक होती है, ओके, सो स्टिचिंग की जरूरत, स्टिचिंग की इतनी नहीं होती। आप उसमें एक स्टेंट डाल दो, जैसे आप समझिए कि कपड़ा फट गया, अंदर एक पाइप पैच लगा और दिया, अंदर एक आपने एक और पाइप डाल दी और उसको कर लिया, एक छोटा सा पाइप और डाल दिया और उसको वो। और ये किस मटेरियल का होता है पाइप? ये डिफरेंट मटेरियल मतलब- होता है, बट टेक्निकली सम पॉलीमर, प्लास्टिक टाइप या पॉलीमर्स होते हैं, और पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ब्लड आपका क्लॉट नहीं करता, और वो एक नेटिव वेसल की तरह वो वर्क करता है। ओके, तो वो साइज का अरेंज करना भी तो चैलेंज होता होगा? या सो वो यही सारे चैलेंजेस होते हैं, तो इसलिए वो टाइम लग जाता है, बिकॉज आप उसका जब सीटी के अंदर देखते हो तो मेजरमेंट आप करते हो, तो वो मेजरमेंट आप कंपनी को बताते हो, कंपनी हैज मोस्ट ऑफ द साइजेस, कंपनी से फिर वो आता है। लकीली उस समय दिल्ली में वो अवेलेबल था, कई बार ऐसा होता है कि हमारे इनके मेन सेंटर्स होते हैं चेन्नई में या मुंबई में, और फिर वहां से मंगाना पड़ता है कुछ पर्टिकुलर है, बट शी वाज लकी, दैट्स व्हाई आई से इट इज जस्ट अ मिरेकल कि पेशेंट फ्लू फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री टू इंडिया एंड शी इज अलाइव, and within 48 hours of landing she was sitting and having a breakfast. I know a case of aortic rupture in my own family that died. Yeah, so it is just a miracle. उसको वॉमिटिंग हुआ ब्लड का बहुत सारा एंड द पेशेंट इज नो मोर, बाद में पता लगा aorta फट गया था। So all these things have happened. There's another very peculiar story. A 80-year-old gentleman came to me, मुस्लिम कम्युनिटी का था, उसको वैल में प्रॉब्लम थी। अब मैंने कहा कि भाई 80 साल में आप दवाई वगैरह ले लो, द फैमिली वाज एडमेंट कि नहीं हमें 80 साल हम ऑपरेट कराएंगे, बाबा जी एक्टिव हैं। मैंने कहा ठीक है, उनको रिस्क समझाया, हमने ऑपरेट किया। पेशेंट 1 साल बाद फावड़ा चला रहा था, ओके, 80 ईयर, एंड हम उसको बोल रहे हैं वैल की प्रॉब्लम है, आप वैल आपका नया वैल लगाए, आप धूल मिट्टी इन सबसे थोड़ा सा अवॉइड करिए। 80-81 साल में कहते हैं नहीं सर मैं तो खेतों में जाऊंगा, नहीं काम करूंगा, तो सो there are patient, there are certain things जो medical science explain नहीं कर सकती, और miracles do happen, and patient जिंदा रहता है। oldest patient that you have operated upon? 86-year-old. ओके, और क्या प्रोसीजर करा था उस पेशेंट? ओके, अभी हम सुन रहे हैं बाईपास छोटे होल छोटे विंडो से भी हो जाता है, व्हाट इज दैट अबाउट? See, that is what we call it the minimally invasive cardiac surgery. जैसे पेशेंट को ये बहुत बड़ा डर होता है कि पूरा रिब केज काटना पड़ेगा, टांग से वेसल निकालेंगे, तो अब ये जो एवोल्यूशन आया, मेनी पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट, तो वो थोड़ा सा बताइए डिटेल में। See, minimally invasive cardiac surgery मतलब जैसा नेम सजेस्ट करते हैं कि बहुत ही छोटे इंसिजन से हम हार्ट की सर्जरी कर सकते हैं। सो नॉर्मली हम जब बाईपास सर्जरी करते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारा चेस्ट के ऊपर हम अराउंड 3 इंच इंसिजन देते हैं, और उसके थ्रू हम सारा बाईपास कर सकते हैं। जैसे दूरबीन से ये गॉल ब्लैडर का होने लगा है, ऐसे ही छोटे इंसिजन से दिल का भी हो जाता है। दिल का भी हो जाता है। अब जो वाल्व हमारे होते हैं उनको हम राइट साइड के अंदर देते हैं, जो हमें बाईपास सर्जरी करनी होती है हमें लेफ्ट साइड में करते हैं, हम देते हैं। ओके, और आप उससे आपकी जितनी भी वेसल्स हैं जो हमें बाईपास करनी है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, वो कर सकते हैं। बट यस, ये एक जनरलाइज नहीं है, बहुत ही इसमें केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। सारे पेशेंट्स इसके लिए सूटेबल नहीं होते, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसका कारण होता है कि नॉर्मली जब भी हम सर्जरी छोटे होल से करते हैं, हम एक लंग को कोलैप्स कर लेते हैं, तो जिनके लंग्स खराब है उनमें ये सर्जरी पॉसिबल नहीं है। फिर वो वापस भी ठीक हो जाता है लंग, या वो कोलैप्स ही रहता है? नहीं, कोलैप्स इन द सेंस कि जिनको मतलब प्रीवियस ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है, हाँ, ठीक है, उन सब में आप लंग या कोई जिसको एस्मा है, आप उसका एक लंग कोलैप्स नहीं कर सकते। स्पेशल ट्यूब आती है, हम उसको एक लंग को कोलैप्स कर देते हैं और आप सर्जरी कर लेते हो, फिर वो आप उसको रिपेयर करके इन्फ्लेट कर लेते हो। अच्छा, ठीक है। सो बट कई बार पॉसिबल ही नहीं होता, बिकॉज आपकी बॉडी एक लंग एनेस्थीसिया या एक लंग से मेंटेन ही नहीं कर पाती आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो ऑक्सीजन दे के काम नहीं चलता उस टाइम पे? एक लंग पे नहीं चलता। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इवन इफ द ऑक्सीजन इज गोइंग, यू नीड बोथ योर लंग्स। यू नीड बोथ योर लंग्स। समटाइम्स वो वन लंग एनेस्थीसिया टॉलरेट ही नहीं कर पाता पेशेंट। अच्छा, ठीक है, तो वो एक हम एक असेसमेंट होती है जो हम करते हैं। वो टेस्ट से ही हो जाती है, ब्लड टेस्ट से होती है, कैसे होती है वो? उसके रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स होते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं, चाहे सीटी होता है। ओके, तो आवर एनेस्थेटिस्ट मेक्स इट अ कॉल कि नो सर दिस इज नॉट सूटेबल, ओके, सो डोंट अटेम्प्ट, सो वी नो। सो दिस इज वन कंडीशन की नहीं हो सकती। कई बार हमें जब हम छोटे इंसिजन से करते हैं तो हमें बाईपास पे जाना पड़ता है, वो हम लेग की आर्टरी से जाते हैं। तो कई लोगों को लेग की काफी सीवियर आर्टरी के अंदर भी डिजीज होती है, तो आप उन केसेस में आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई इवेंचुअलिटी होगी तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बने, या तो उसको पूरा खोलो या फिर आप बाईपास मशीन पे जाके फिर ट्राई करो। तो बाईपास मशीन क्या होती है?
बाईपास मशीन एक मशीन होती है जिसपे हार्ट का और लंग का जो फंक्शन होता है वो एक मशीन कर रही होती है। हाउ इज इट, ये कब बनी और ये कैसे पॉसिबल ये होता है? बहुत ओल्ड है, काफी पुराने टाइम से आ रही है और अब तो बहुत एक व्हाट यू से बहुत एडवांसमेंट हो गई है इसमें। बेसिक मैं आपको एक इस पॉडकास्ट में आपको बता देता हूँ। एज द नेम सजेस्ट, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन, सीपीबी मशीन, राइट। तो मतलब क्या हुआ, कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग और बाईपास जो हार्ट और लंग को बाईपास कर सके, वो वाली मशीन, मतलब उसका काम कर सके। सो नॉर्मली जब हम हार्ट सर्जरी करते हैं, हम खोलते हैं, और या आज से पहले टाइम में जब बीटिंग हार्ट सर्जरी नहीं होती थी, तब हम आपका सारा ब्लड वो मशीन में जाता था। तो हम राइट हार्ट से जहाँ पे इम्प्योर ब्लड आता है वहाँ से ब्लड को लेके कैनुला के थ्रू एक रिजर्वायर में डालते हैं, वहाँ से वो एक ऑक्सीजनेटर के अंदर ऑक्सीजनेट होता है और फिर पंप के थ्रू वो पंप होता है हमारी अच्छी आर्टरी जो एयोर्टा बोलते हैं। Okay. तो ये एक सर्किट होता है, मतलब लेफ्ट साइड का हार्ट आप फ्री कर लेते हो टू ऑपरेट, राइट में से आप ब्लड पूरा लेके? हार्ट फ्री कर लेते हो और अच्छा। आप लंग भी फ्री कर लेते हो, ओके क्योंकि आपका सारा ब्लड जो होता है वो मशीन में चला जाता है, तो हार्ट Okay. में ब्लड नहीं जा रहा, ओके ठीक है, वो प्यूरिफाई हो गया। तो जो लंग का काम, जो लंग्स का काम क्या होता है, Purify ब्लड को करना। प्यूरिफाई करना, तो वो एक मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर होता है, वो उसको प्यूरिफाई करता है और फिर आप उसको पंप करना है आपको पूरी बॉडी के अंदर, ब्रेन को, लिवर को, किडनी को, आईज को, लेग्स को, सबको प्योर ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो फिर क्या होता है, उसमें एक पंप भी होता है, तो वो पंप से वो ब्लड वापस आपके आयोटा में हम कैनुला के थ्रू इंट्रोड्यूस कर देते हैं एंड वो फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड कार्डियोपल्मोनरी बाईपास। आपने हार्ट और लंग को बाईपास कर दिया, वो काम मशीन कर रही है। और आपने बोला बीटिंग हार्ट सर्जरी पहले नहीं होती थी, अब होने लगी है, क्या So, फर्क आया ये? फर्क ये है कि जैसे मैंने बताया कि सारे पहले ऑपरेशन जो होते थे वो कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन पे होते थे, चाहे वो हम कोरोनरी आर्टरी या बाईपास सर्जरी करें नॉर्मल, चाहे वाल्व सर्जरी करें, चाहे हम कोई भी हार्ट की सर्जरी करें, वो बाईपास मशीन पे अभी भी काफी हद तक होती है। बट कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी जो सीएबीजी बोलते हैं नॉर्मल टर्म्स, वो अब हम बीटिंग हार्ट पे करते हैं, जिसमें हमें कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन की जरूरत नहीं होती। ओके आप समझिए कि जैसे आप गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे आप किडनी का ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसे आप हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं। अब जरूरत क्यों नहीं होती, पहले क्यों होती थी? बता रहा हूँ आपको। सो आपने चेस्ट खोला, आपको हार्ट सामने दिखा, हार्ट धड़क रहा है, ओके। तो पहले धड़कते हुए दिल में सर्जन ट्रेन नहीं होते थे, हार्ट रोकते थे, हार्ट रोक के हार्ट को कैसे रोकते थे? दवाई देके? दवाई देके रोकते थे, उसमें पोटेशियम रिच सोल्यूशन देते थे, हार्ट को आप स्टिल कर लेते थे। सारा जो काम हार्ट और लंग का है वो बाईपास मशीन पे कर डाल रही देते है। थे। सो आप आराम से अपना ऑपरेशन करते थे और बाईपास ग्राफ्ट लगाते थे और फिर से उसको चालू कर लेते थे, राइट। बट अब क्या होता है, दिल धड़कता रहता है, हमारे पास स्पेशल स्टेबलाइजर्स आ गए हैं, शंट्स आ गए हैं कि हम दिल नॉर्मली ऐसे धड़क रहे हैं, हमें पता है हमारी नस ऊपर जा रही है, हम इसके आसपास एक स्टेबलाइजर कर देते हैं जिससे कि सिर्फ इतना पोर्शन ही हार्ट का मूव ना करे, लाइक अ क्लिप? yeah, like I would not say like a clip, but it is like a, what do you say, a shape stabilizer। आप समझिए जैसे मेरा ये फिंगर का U है, ये दिल धड़क रहा है, ये एक वेसल मेरी उंगली जा रही है, मैंने दोनों साइड लगा दी है और सक्शन डिवाइस होता है, ये सक्शन से ये रुक गया, इतना पार्ट, तो मेरा इतना पार्ट स्टेबलाइज है, बाकी मेरा हाथ ऐसे 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 पंप कर रहा है। ओके और इस पे मैंने आपकी वेसल खोली, अंदर एक शंट डाला क्योंकि ब्लड फ्लो तो मेंटेन होना ही है, तो आप वो शंट के थ्रू ब्लड फ्लो चला गया और आपने उसके ओपनिंग के ऊपर ग्राफ को सील कर दिया। सो दिस इज बीटिंग हार्ट। सिलते हैं तो ऐसे छोटे छोटे, उसमें से लीक नहीं होता ब्लड बाहर? नहीं, क्योंकि बहुत फाइन थ्रेड से हम करते हैं, बहुत ही फाइन थ्रेड से करते हैं। ओके तो वो मैग्निफिकेशन के अंदर हम करते हैं। घर में सिलाई का काम आप कर लेते हो? इतना इतना Yeah, definitely. मतलब अपना कोड, अपना बटन, ये तो इतना बिल्कुल सिलाई। कर लेता गुड, मेरे को नहीं आता। तभी तो मैं सर्जन बना। That's तो a skill. ये अब ये टेक्निक आ गई है, इससे क्या हो गया कि जो हमारा बाईपास मशीन है उसकी जरूरत नहीं होती, बट ये सिर्फ हम अभी कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी में ही हम ये टेक्निक इवॉल्व कर पाए हैं। वाल्व सर्जरी के अंदर भी होता है बीटिंग, बट फिर भी उसमें मशीन की जरूरत होती है। तो मोस्टली अभी भी मशीन के थ्रू ही वाल्व रिप्लेसमेंट या होल इन द हार्ट जिसको हम बोलते हैं सर्जरी, कंजेनाइटल डिफेक्ट, वो सारे मशीन के ऊपर ही होती है सर्जरी। सिर्फ कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी ही एक ऐसी सर्जरी है जो हम बीटिंग हार्ट पे अब उसको धीरे धीरे मास्टर कर रहे हैं, ओके, और मास्टर कर चुके हैं। इंडिया में 90% ऑफ द बाईपास सर्जरी बीटिंग हार्ट में। और जो हमने स्टार्ट किया था कि की होल सर्जरी, तो बेसिकली की होल सर्जरी वही है कि जैसे आपने बताया कि बीच की हड्डी को ना काटे हुए आप छोटे इंसिजन से वही चीज आप कर सको। सर इन सिंपल टर्म्स, बाईपास सर्जरी और वाल्व सर्जरी, इस पे क्या फर्क है? सी बाईपास सर्जरी एज द नेम सजेस्ट, बाईपास, लाइक मैं पेशेंट आते मेरे से पूछते सर आप ओपन हार्ट करके करेंगे क्या? मैंने कहा नहीं,
आपका दिल धड़कता रहेगा और हम उसमें बाईपास करेंगे। कहते हैं सर क्या करोगे आप? तो एक सिंपल लेमन टर्म में आप मेरठ जा रहे हो या आपको मुजफ्फरनगर जाना है और मेरठ शहर पड़ता था जिसमें बहुत कंजेशन होता था, बहुत टाइम लगता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऑल्टरनेटिव रास्ता बना दिया जिसको मेरठ बाईपास बोल दिया। तो मेरठ शहर से अंदर न जाके आप मेरठ को बाईपास करके आगे निकल जाते हो। द सेम इज बाईपास सर्जरी। हमारी जो हार्ट की नसें हैं खून की, उनमें ब्लॉकेजेस हैं, राइट? तो आपको क्या करना है, आपका मेन काम है उन ब्लॉकेजेस के आगे ब्लड पहुंचाना। ओके, तो वो आप ब्लड अपने ही बॉडी के कंड्यूट्स को लेके आप उस ब्लड को आगे ब्लॉकेज के आगे करते हैं। तो और इसी को ही सिंपल टर्म्स में बाईपास सर्जरी बोलते हैं, क्योंकि ये काम हम हार्ट की वेसल को करते हैं। हार्ट की वेसल का कोरोनरी आर्टरी है, सो द नेम कम्स कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, और इन शॉर्ट टर्म सीएबीजी जैसे कॉमन लोग बोलते हैं। नाउ हमारे हार्ट के अंदर वैल्व्स होते हैं। हमारे हार्ट के अंदर 4 वैल्व्स होते हैं, राइट? 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में। अगर हम इसको आम आदमी को समझाना चाहें, वॉल्व क्या होता है? तो वैल्व आप समझिए कि पानी के पाइप में वैल्व होते हैं। हम्म, पानी के पाइप का वैल्व का क्या काम होता है? पानी के फ्लो को वो एक ही डायरेक्शन में देता है और रेगुलेट करता है। उससे वैल्व से आपकी लीकेज नहीं हो सकती, वापस नहीं आ सकता, ठीक है? सो ऐसे ही हार्ट के अंदर वैल्व होते हैं। तो हार्ट के अंदर जो हमारे चैम्बर्स होते हैं, तो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाना है या एक चैम्बर से मेन आर्टरी में जाना है, उसको लंग्स में जाना है तो एक आर्टरी के थ्रू जाता है। तो इन सब जगह भगवान ने हमें वैल्व दे रखे कि भाई हमें इम्प्योर ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड को पंप करने के लिए आपको लंग तक जाना है, तो जो राइट का पंपिंग पार्ट है उनके बीच में एक वैल्व हो गया, ढक्कन बंद हो जाता है, वहां से लिक्विड से पोर होने के आपने बाद हिट किया, आ गया। जब हार्ट पंप कर रहा है तो वापस वो पुराने वाले चैम्बर में नहीं जाएगा, अब उसको आगे जाना है, लंग्स की तरफ हिटना है, तो वहां पे एक आपने वैल्व दे दिया कि भाई जब मैं यहाँ पंप करूंगा तो ये वैल्व खुलेगा, वहां से ब्लड लंग्स की तरफ चला जाएगा। लंग्स से प्योर होकर ब्लड वापस आएगा एक चैम्बर में, उस चैम्बर से उसको पंपिंग चैम्बर में जाना है जो कि पूरे बॉडी में जाएगा, तो वहां पे एक वैल्व दे दिया। पंपिंग चैम्बर से मेन आयोटा में जाना है जो कि पूरे ब्लड को सप्लाई करना है, तो वहां पे भगवान ने एक वैल्व दे दिया। तो इस तरह भगवान ने हमें हार्ट में 4 वैल्व दिया। तो अब ये हार्ट के अंदर होते हैं। तो जब इनमें प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे प्रॉब्लम मतलब कि ये सिकुड़ जाते हैं या इनमें लीकेज आ जाता है, तो हमें वैल्व को चेंज करना होता है। अब आप धड़कते हुए दिल के अंदर कोई अंदर की चीज तो रिपेयर नहीं कर सकते हो, तो आपको दिल को रोक के अंदर जाके उस वैल्व को निकाल के नया वैल्व डालना होता है। सो दिस इज वैल्व सर्जरी। तो कॉमन टर्म में जो बहुत लोग बोलते हैं सर आप क्या कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी करोगे, मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं दिस इज ओपन हार्ट सर्जरी। ओके, कि हम हार्ट को ओपन करके अंदर जा रहे हैं। तो क्या हार्ट को ऐसे पूरा काटा जाता है? जो आपको वैल्व चेंज करना है आप वहां पे कट उतना लगाते ही। हो, आप वैल्व को टैकल करते हो और बाहर आ जाते हो सिल के। ओके, और ये भी रिब्स काट के होता है या छोटे 3 इंच वाले छेद से हो जाता ये है? भी हो जाता है। तो Okay. जैसे बाईपास सर्जरी हम लेफ्ट साइड में इंसिजन देते हैं, ऐसे वैल्व के लिए हम राइट साइड में Right में। इंसिजन देते हैं। तो हमारा मेन जो इफेक्ट होता है लेफ्ट साइड के वैल्व होते हैं। तो लेफ्ट साइड के आप वैल्व छोटे इंसिजन से आप पूरा चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं होती। कई बार हम सेंटर से भी जाते हैं, वो छोटा इंसिजन देते हैं और मेन जो हमारा आयोटिक वैल्व होता है, जो पंपिंग चैम्बर और आयोटा के बीच का वैल्व होता है, उसको वहां से भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल टेक्निक्स है जहां से आप कर सकते हो। और ये जो वैल्व होता है ये अलग अलग मटेरियल्स का होता है, इसमें भी ऑप्शंस होते हैं? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि ये जो भी कॉमन मरीज आते हैं जिनको पता होता है उनका वैल्व होता है, तो ये सबसे पहले पूछते हैं भी आप कौन सा वैल्व डालोगे, मेरा वैल्व आप डालोगे वो कितने टाइम चलेगा। तो मेडिकल साइंस के अंदर एक बड़ा क्लियर डिवीजन है कि अगर आप 65 साल से कम हो तो आपको मेटालिक वैल्व डालता है। ओके, मेटल वैल्व का ये फायदा होता है कि उसमें वो उसकी टेस्टिंग जो है वो 99 ईयर्स तक की गई है। अच्छा, ओके, तो जो स्ट्रक्चरल डिटेरेशन होता है कि वैल्व टूट ना जाए, खराब ना हो जाए, यू नो, वो चीजें मेटल वैल्व में नहीं होती, क्योंकि वो इनर्ट मटेरियल से बना होता है, पैरालिटिक कार्बन वैल्व होता है वो, राइट? सो वो वैल्व टेस्टेड होता है 99 ईयर्स तक, जो अभी अवेलेबल है। ओके, उसके अंदर कोई खराबी नहीं होती, बट उसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि मेटल है, आपकी बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर कुछ भी फॉरेन मटेरियल जाएगा तो ब्लड क्लॉट होने का डर रहेगा, तो आपको ब्लड थिनिंग मेडिकेशन लेनी पड़ती है थ्रू आउट लाइफ। ओके, एमआरआई मशीन में जाते हैं तो ये कुछ मिसबिहेव तो नहीं करता? आजकल के वैल्व्स नहीं करते, पुराने टाइम में जो वैल्व्स आते थे वो डेफिनेटली एमआरआई सेफ नहीं थे। तो मतलब चुंबक में क्या होएगा उस वैल्व का, तो कहीं और चला जाएगा निकल के? या अगर वो एमआरआई सेफ वैल्व नहीं है तो बिकॉज आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, सो वो इंटरफियर करता है। ऐसा नहीं है कि उड़ के बाहर आ जाएगा करके, बट वो बहुत इंटरफियर करता है और उसका फंक्शनिंग पे इफेक्ट हो जाता है। सो बट आजकल के जो होते हैं वो एमआरआई सेफ वैल्व होते हैं। Okay. तो जितने भी वैल्व्स आज Non बन magnetic. रहे हैं वो सारे एमआरआई सेफ होते हैं, आप बड़ा सेफली अपना एमआरआई करा सकते
Okay. सो दूसरे टाइप के वैल्व होते हैं जिनको हम बोलते हैं टिश्यू वैल्व। टिश्यू वैल्व हम काउस हार्ट से लेते हैं, गाय के हार्ट से लेते हैं, पिग हार्ट से लेते हैं, बट आजकल मोस्टली हम काउस हार्ट से लेते हैं बिकॉज उसकी ड्यूरेबिलिटी देखी गई है कि वो काफी 10 से 15 साल इजीली चल जाता है। हार्ट से लेते हैं मतलब उसी का वाल्व होता है वो, या उसके हार्ट मसल से कट करके बनता है? काउ का वैल्व होता है वो, काउ के अच्छा। हार्ट का वैल्व होता है वो। उसी को आप मॉडिफाई करते हो, केमिकल ट्रीट करते हो, फ्रीज ड्राइड करते हो, और आप उसी वैल्व से आप ये वैल्व को स्ट्रक्चर बनाते हो, राइट? जैसे उसके पंखुड़ियां होती हैं, उसी को ही आप रीशेप करके उसको स्विंग विंग पे सीव करके आप उसका वैल्व बनाते हो। तो ये वैल्व टेस्टेड है कि 15 से 20 साल चल जाता है, पर जैसे मैंने बताया हमारी एक एज होता है। तो नॉर्मली हम मेडिकल वर्ड जो है, FDA अप्रूव जो है, एज 65 रखी हुई है कि बिलो 65 ईयर्स आप मेटल वैल्व लगाइए, अबव 65 आप टिश्यू वैल्व लगाइए। ये बेटर है, क्योंकि अगर हम इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें जो कि अराउंड 75 ईयर्स है, अगर आप एक वैल्व लगाते हो जो कि 10 से 15 साल चल जाता है, तो आप बेसिकली पेशेंट के लाइफ स्पैन के लिए उसको कवर कर लेते हो। ओके, अगर आप यंगर एज में लगाते हो, सपोज आपने 40 में लगा दिया, तो वो 55 तक खराब हो जाएगा। तो फिर 65 के ऊपर मेटल वॉल्व लगाने का कोई नुकसान है क्या? इफ आप- इट इज मोर ड्यूरेबल, सपोज कोई 90 या 95 है जीने वाला, तो देन अगेन 85 पे ही गो थ्रू अ सर्जरी। या हम इसलिए उसको बोलते हैं बिकॉज जो ब्लड थिनिंग मेडिकेशन होती है, जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, उसके जो इफेक्ट्स होता है वो बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। जैसे कि नॉर्मली जब हम कोई भी ब्लड थिनिंग मेडिकेशन देते हैं तो उसका टेस्ट करवाते हैं रेगुलरली। पेशेंट को बोलते हैं लाइफ लॉन्ग आपको एवरी मंथ या 2 मंथली वो टेस्ट करवाना है, जिसको हम PTINR बोलते हैं। इवन विद द एस्पिरिन या कोई और ही हाई ग्रेड ब्लड हाई थिनिंग? ग्रेड मेडिकेशन होती है जिसको हम वॉरफेरिन या अच्छा। एसिट्रोम बोलते हैं। तो अभी ये जो प्रेडेक्सा, डाइबेटाग्रान और रिवारोक्साबैन आए हैं, दे आर नॉट ये सेफ? वैल्व केसेस के लिए अप्रूव नहीं है। अच्छा। ठीक है, वैल्व केसेस के लिए हमारी जो कन्वेंशनल मेडिकेशन है वॉरफेरिन या एसिट्रोम, ये हम जो है ये अप्रूव्ड होती हैं। Okay. और इनके लिए टेस्ट होता है हाँ। जो आपको रेगुलरली कराना होता है, राइट? ओल्ड एज के अंदर ये होता है कि ब्लीडिंग टेंडेंसी, बिकॉज हमारी आर्टरीज फ्रेजाइल हो जाती है, सो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है विद एज। दैट इज व्हाई हम प्रेफर करते हैं कि एंटीकोगुलेशन आप ओल्ड एज में ना दो। ओके, अब वी डोंट नो कि पेशेंट 90 ईयर्स तक रहेगा, बट टिश्यू वैल्व के अंदर अब जो नए टिश्यू वैल्व आए हैं उनमें ये होता है कि ठीक है आपने उसको 60 की एज में लगाया एंड नाउ ही इज 75 प्लस एंड ही इज लिविंग। यस, देयर मे बी अ प्रॉब्लम कि वैल्व में प्रॉब्लम आ जाए, बट आजकल की टेक्निक से कैथेटर बेस्ड वैल्व आते हैं जो उसी वैल्व के अंदर आपको नया वैल्व डाल देते हैं। कैथेटर बेस्ड मतलब एंजियोग्राफी की तरह हो जाएगा विदाउट कटिंग? विदाउट कटिंग। तो Okay. आजकल के जो हमारे टिश्यू वैल्व हैं वो ऐसे आए हैं कि आज की जो मेडिकल जितनी एडवांसमेंट है, अभी के अंदर आप उस वैल्व के अंदर एक नया वैल्व कैथेटर के थ्रू डाल सकते हो। वो अनदर आपके 10 साल 15 साल चल जाएगा। और अभी तो मेडिकल साइंस एडवांस कर रही है, तो किसी को अगर आज डरा है तो आज से 15 साल बाद मेडिकल साइंस कितनी एडवांस करेगी यू डोंट नो। यू नो, आज जो एक रिस्की प्रोसीजर है वो हो सकता है 15 साल बाद कहेंगे यार ये तो बहुत कॉमन प्रोसीजर है। जैसे आजकल वो लेसिक और आईज के लिए वैसे ही पता चलेगा। तो ये मेडिकल साइंस तो एडवांस कर ही रही है। सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यस आप पेशेंट को ये एडवाइस क्लियरली करें कि आप में मेटल वैल्व डलेगा, आप में टिश्यू वैल्व डलेगा। यस, टिश्यू वैल्व कॉस्टली होता है, तो एक फैक्टर होता है। देयर आर पेशेंट विच कम जो कि हमें पता है ओल्ड एज है, बट हमें पता है कि टिश्यू वैल्व डालना है, बट दे से कि वी कांट अफोर्ड। अब वैल्व तो डालना है तो आप मेटल वैल्व डाल देते हो। ठीक है, मेटल वैल्व भी काफी सेफ है। हमें जो ब्लड थिनिंग क्वांटिटी जो पहले बहुत ज्यादा देनी पड़ती थी, न्यूअर वैल्व्स में कम देनी पड़ती है, बट देन पेशेंट को तो डेफिनेटली टेस्ट कराना है एवरी मंथ और एवरी 2 मंथ्स कराना ही कराना। बिकॉज मोस्टली मिसहैप तभी होते हैं जब पेशेंट टेस्ट कराना भूल जाता है, और ये मोस्टली तभी होते हैं जब साल 2 साल निकल जाते हैं ऑपरेशन के। पेशेंट सोचता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, दवाई तो मैं ले रहा हूँ, टेस्ट कराने की क्या जरूरत है। बिकॉज आपकी बॉडी वो दवाइयों के बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है। आपका खान पीन कैसा है, जैसे मोस्टली जो हम खून पतला करने की दवाई देते हैं उसमें हम पेशेंट को बोलते हैं पत्ते की सब्जी नहीं खानी, पत्ते वाली कोई सब्जी नहीं खानी, एसिट्रोम वाले में ना वारफेरिन बिल्कुल नहीं खानी। बट पेशेंट होता है अरे 2 साल हो गए कुछ नहीं हुआ, चलो साग खा लेते, तो खून गाढ़ा हो जाएगा तो क्लॉट कर जाएगा। साग खाने से खून गाढ़ा हो जाता है क्योंकि विटामिन ये इसके से उसके साथ इंटरफेयर करता है, इसके एक्शन के साथ। के रहता है, ऑल लीफी वेजिटेबल्स हैव विटामिन के। ओके, एंड विटामिन के थिकन्स द ब्लड। तो मतलब अगर किसी को ऑलरेडी ब्लड थिक है तो वो साग सब्जी ना खाए? ऑलरेडी ब्लड ठीक है, एज इन जिसके ब्लड थिनर्स कोई भी तरह के चल रहे हैं तो उनको साग सब्जी नहीं खाना चाहिए? सी इसमें भी वही मैं कह रहा हूँ कि जो स्ट्रॉन्गर ब्लड थिनर्स होते हैं, जैसे कि आपको बताया एसिट्रोम या वॉरफेरिन, इनके साथ होता है। ठीक है, बिकॉज इनका जो पाथवे होता है ब्लड को थिन करने का, उसमें इंटरफियर हो जाता है। ओके,
अब जैसे हम एस्पिरिन है, जैसे लोगों के स्टेंट चलते हैं, हम्म उनमें हम बोलते हैं कि एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रेल, ये सब दवाइयाँ या और स्ट्रॉन्गर जो ब्लड थिनर होते हैं, उससे फूड से इंटरफेरेंस नहीं होता, वो आप Okay. ले सकते हो। तो इट इज ओनली फॉर दीज 2 स्पेसिफिक मेडिकेशन जो हम करते हैं, जिनमें हम एडवाइस करते हैं कि आप पत्ते वाली सब्जी ना खाओ। यंग पेशेंट को तो रखना ही है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम्म सो ही हैज टू टेक। जैसे कहते हैं ना दिल में छेद है कंजेनाइटली बच्चों के होते हैं, क्या ऐसा भी हुआ है कि काफी एज तक वो अनडायग्नोज रह गया हो एंड एडल्ट एज में जाके पता लगा हो कि इसके तो दिल में छेद था, बिल्कुल। सो दैट कम्स इन योर डोमेन? सो ऐसे जिसको हम बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, हाँ, हमारा जो हार्ट के अंदर राइट एट्रिया होता है जहाँ पे पूरा खून आता है, और लेफ्ट एट्रियम होता है जहाँ से लंग से ऊपर वाले दोनों कमरे बेसिकली उनके बीच की दीवार, उनके बीच की दीवार, उसमें होल होता है, और वो होल नॉर्मली बहुत कम केसेस में बचपन में पता चलता है। ओके, ठीक है, क्योंकि उससे कोई बच्चा नीला नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि अच्छे से वो गंदे में मिल रहा है। ठीक है, तो पेशेंट धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, तो मोस्ट पेशेंट जो एडोलेसेंट में पहुंचते हैं, या कई बार 30 इयर्स ऑफ एज में पेशेंट भाग रहा है, कॉलेज में है, रनिंग एक्टिविटी में है, कोई गेम खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तब उसको एहसास होता है कि नहीं, मुझे तो भागा नहीं जा रहा, या मुझे अब थोड़ा बहुत सांस फूलने लग गया, या मेरी एकदम से दिल की धड़कन बन रही है, तो वो कंसल्ट करके पता चलता है होल इन द हार्ट है। फिर आप उसको रिपेयर करते हैं। और एएसडी के अंदर जो मैं बोलता हूँ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जो राइट साइड में होल होता है, ऊपर के दोनों कमरों का होल जो आपने बताया, वो नॉर्मली प्रेजेंट ही आपको 15 से 20 साल में करते हैं, या अराउंड 30 इयर्स पे करते हैं। मोस्टली फीमेल्स में होता है उस समय, अच्छा, 30 to 35 ईयर जब वो प्रेगनेंसी है, वो सारा होता है, उस पे एक्स्ट्रा लोगों को लोड। पता चलता है कि होल है। और इसमें सिम्टम क्या होते हैं? वही सांस चढ़ना, थकान, भारीपन? पैल्पिटेशन होना, वो बेसिक सिम्टम्स होते हैं। सो तब हमारे पास आते हैं। बहुत ही रेयर ऐसा होता है जो आप बोलते हो नीचे के या पंपिंग चैम्बर के बीच में होता है, वो बहुत कई बच्चों में होता शुरू से ही है। आइडियली 90% ऑफ बच्चे ऑपरेशन बिलो 6 इयर्स हो जाता है उनका, बट किसी वजह से वो होल जो है ढक जाता है। पर सपोज आप मान के चलो 1 सेंटीमीटर का होल है, एडल्ट आते आते वो आधे सेंटीमीटर का रह जाता है। अच्छा, मुझे तो लगा बढ़ जाता होगा, क्योंकि हार्ट का साइज बढ़ता है तो छेद भी बड़ा हो गया। नहीं, छेद नहीं बढ़ता, छेद वैसा रहता है, बट वो कवर हो जाता है अपने नेचुरल टिश्यूज से, अच्छा, तो उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। वो प्रेजेंट करते हैं लेट, 15 to 20। अभी मैंने रिसेंटली एक ऑपरेट किया, 23 ईयर ओल्ड था, मेरे हॉस्पिटल का एम्प्लॉय था, ओह, उसको ये बीमारी थी। पता कैसे चला? नीला होता था उसका चेहरा? कुछ नहीं, जस्ट उसको थकावट होने लगी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने आला लगा, डॉक्टर को एक एबनॉर्मल साउंड आई, उसने अपना इको कराया, इको में पता चला कि छोटा सा आधे सेंटीमीटर का होल बचा हुआ। ओके, अब वो क्लोज नहीं करेगा, पर ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ को कोई रिस्क होगा, बट वो होल जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब पेशेंट 50 ईयर 60 ईयर्स का होगा, तो लंग को इफेक्ट कर सकता है। लंग का प्रेशर धीरे 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 बढ़ सकता है, और फिर 60 ईयर्स की एज में उसको रियल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ओके, या वहां से इन्फेक्शन हो गया, या वो कहीं किसी और चीज के लिए भर्ती हो गया, क्योंकि लेफ्ट टू राइट ब्लड जा रहा है, उसने अपना कहीं ना कहीं इंजेक्शन लगवाया पेरिफेरल वेन में, और एयर बबल इंजेक्ट हो गई, कहीं पे भी लोकल क्वैक के पास चला गया। बहुत लोग जाते हैं कि अरे डायरिया हो गया, पानी चढ़ाना है, उसने अपना कैमरा लगाया, गलती से थोड़ी हवा चली गई, और वो हवा लेफ्ट साइड में जाके ब्रेन में जा सकती है। तो ये सारी चीजें, इसलिए हम बोलते हैं कि होल इन द हार्ट को कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए, आपको उसको कवर करना चाहिए। एएसजी जो छोटे चैम्बर ऊपर के चैम्बर में, वो प्रेजेंट लेट करते हैं, जैसे ही पता चलता है वैसे ही करना चाहिए। जो आपके नीचे के चैम्बर या वेंट्रिकल के अंदर होता है, पंपिंग चैम्बर के बीच में होल होता है, जैसे ही पता चले वैसे ही क्लोज करना चाहिए। ओके, इसमें भी दिल को काटना पड़ता है टू रिपेयर द वॉल? यस, क्योंकि दिल के अंदर है तो दिल को तो काटना ही पड़ेगा। ओके, और कैसे? उसके ऊपर कुछ मेम्ब्रेन सिल देते हैं या वैसी छेद को पास लाके सिल देते हैं? उसके ऊपर मेम्ब्रेन एक सिल देते हैं हम, नॉर्मली आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन आती है, पीटीएफई ग्राफ्ट, एक्रोन ग्राफ्ट्स आते हैं, पैच आते हैं, जिनको हम शुरू कर देते हैं। और एएसडी के अंदर हमारी जो हार्ट को कवर करने वाली झिल्ली होती है, उसी का पीस लेके उसको सिल देते हैं। ओके, आप ये कभी सिलाई की वीडियो रिकॉर्ड भी करते हो किसी सर्जरी की? वीडियो रिकॉर्ड है। ओके, तो कभी घर में बीवी ने कमेंट या कॉम्प्लीमेंट नहीं करा उस सिलाई पे? हाँ, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। माय वाइफ इज अ नॉन मेडिकल। ओके, तो व्हेनेवर आई एम डूइंग अ सर्जरी, तो या कोई कॉम्प्लिकेटेड में कर रहा होता हूँ, तो आई वुड से कल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, ओके, तो मुझे करना है। क्या केस है कल? कोई भी केस हो सकता है। अच्छा, मुझे लगे कि हाँ, अच्छा, मुझे लगा कल का बता रहे हो। ठीक है, ओके, सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि जो आपने अभी पूछा कि वाइफ को या वो है, सो माय वाइफ व्हेन आई कम एंड द फर्स्ट क्वेश्चन था
बच गया ना पेशेंट, मरा तो नहीं ना. तो rather than asking about कि कैसी गई सर्जरी या तुम ठीक हो या she was just मरा कि जिंदा. So because for a common man वही important है. She is a non-medico तो वो मेरे से यही पूछती है. And I would tell her हाँ जिंदा है. Then the next question she will ask कितना टाइम लगा तुम्हें. तो मैंने बताया ये टाइम लगा. कह रहे ठीक हो जाएगा ना. मैंने कहा हाँ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी. सो एक वाइफ का पर्सपेक्टिव है, एक सर्जन की नॉन मेडिकल है. हाँ डॉक्टर है तो थोड़ा आसान होता है समझाना कि हाँ भाई मैं ये सर्जरी करके आया, मैं थोड़ा डिटेलिंग बता सकता हूँ. बट फॉर ए नॉन मेडिकल माई वाइफ इज BA पॉलिटिकल साइंस एंड शी इज अ होम मेकर. सो उसको मेडिकल का इतना पता नहीं है, तो उसके लिए तो ये है कि पेशेंट जिंदा है कि मर गया, क्योंकि उसको पता है अगर पेशेंट मर गया होगा तो इनका मूड खराब हो जाएगा. तो फॉर हर दैट मैटर्स यू नो. एंड कुछ ऐसा हो तो शी विल जस्ट पेप मी, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके, तुम आराम से जाओ सर्जरी करो. एंड शी वुड कॉल मी अप यू नो आफ्टर द सर्जरी, ठीक हो गया, ठीक है. एंड द सेम क्वेश्चन विल बी ऑन फोन, जिंदा है ना. सो दैट्स हाउ आवर वाइफ्स रिएक्ट. That also keeps you humble. Yeah, very humble. You know, I would say, yeah. जब कोई ऐसा सवाल पूछने वाला हो ना, घर पे ही जिंदा या मर गया. So हाँ, again, it keeps you humble. It keeps you humble. That I agree. आप किसी को मेडिकली एक्सप्लेन करो और किसी को जस्ट बोलो कि नहीं, who's worried about the outcome, then you are always worried कि यार I have to answer at home. I have to get this patient order because I can't be saying to my wife every day or maybe twice or thrice a month यार पेशेंट बचा नहीं, because then I will next thing I'll get यार किस टाइप के तुम डॉक्टर हो, मर जाता है तुमसे पेशेंट. So it keeps you humble, it keeps you alert. Okay, you have to do your best because you have to face your wife every day. She's going to ask you. there is always this dark side to the surgery कि you never know which patient will not make it. So कोई ऐसा सिनेरियो वेयर यू नो आपके पास मतलब कहते हैं ना कि भैया ऐसे भी मरना है और ऐसे भी मरना है, एंड यू हैड टू मेक दैट कॉल एंड इट डिड नॉट कम थ्रू. Yeah. See, no surgeon can say that no patient has died by his hands. If a surgeon is saying that no patient has died, that means he is not operated. ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी सर्जन से नहीं मरे. और रियली बहुत भारी सिनेरियो आते हैं. तो दैट इज वाई जो प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन एंड काउंसलिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो 2% हो. अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2% मोर्टेलिटी रिस्क है, तो मतलब 100 में से 2 लोग नहीं बचेंगे. अब वो 2 कौन से होंगे, वो ऊपर वाला जाता. एक पेशेंट जो बिल्कुल सही है, बिल्कुल नॉर्मल है, ही जस्ट मे नॉट मेक इट. और ऐसा हुआ है कि हम बाईपास सर्जरी कर रहे हैं, आप ग्राफ्ट कर रहे हो, आपके 1-2 ग्राफ्ट हो गए, एक आध ग्राफ्ट करना है, पेशेंट सडनली फॉर अननोन रीजन वो कुड नॉट मेक इट, कार्डियक अरेस्ट ही आ गया या कुछ हो गया, और आप कोशिश कर रहे हो, आपने 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, जो भी आप वेसल आपको हार्ट में दिख रही है, आपने सारे बाईपास लगा दिए, फिर भी आप पेशेंट को तो ओटी टेबल से निकाल लेते हो, पर 24-48 घंटे के अंदर ही डजंट मेक इट. आपको बहुत दुख लगता है, आपको कई बार समझ में भी नहीं आता कि ये हुआ क्या. So how do you keep yourself calm या फिर you know working in such scenarios, because that's it definitely affects. I mean, I won't be wrong in saying I'm a human. It affects if I lose a patient by my hands. It affects me. But you have to keep your job. If there's a patient who needs a surgery the next day, you have to go and do it. It takes a lot of mental strength to overcome all this. But it is important. Otherwise, if I get affected, then who is good? Because who is going to save the next patient? Probably. Because my mistake, I see heart surgery and other branch, I would say neurosurgery. These are the 2 branches where a mistake of the operating person, a small mistake, can just take away the life of the patient on the table. I make a mistake, or I am not alert or attentive, it will just take the patient's life. और कई बार ऐसा भी होता है कि sometimes you are so disturbed, sometimes you are just not in a very वो, so sometimes I mean I would say इतने मेरे साल के एक्सपीरियंस में there were 3 or 4 occasions where I was not feeling up to it and I said sorry, I'm not going to do the surgery, we'll do it next day, because my mental balance, my alertness has to be 100% when I'm operating any patient. I operate कि मेरा कोई रिलेटिव हो, अगर मुझे अपने रिलेटिव पे ऑपरेट करना है तो every patient is like my relative, so I have to, chances of success has to be to the maximum. So I can't myself be not alert, not up to it. If I'm not, then you better not do the surgery. जितना आपसे मैं सुन रही हूँ about the surgery and you know the mental strength it requires, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ situations तो होते हैं of you know emotional turmoil.
उस सब में not letting your emotions win over intellect, how do you make it possible? See, I think we are in medical science we are trained as a surgeon we are trained. जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो डेफिनेटली बहुत क्या साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी होती है क्या? you get psychologically tuned basically I would say psychological training नहीं होती hopefully I would say with the kind of mental stress that surgeon goes through which they don't talk about or which is a taboo for a surgeon because अरे यार ये surgeon होके साला how can he have a mental issue I mean he has to be strong but people hide people go but it normally comes with your training part you're operating so many patients die you keep on seeing it you get mentally hard sometimes you learn to accept कि okay I have done my best still it doesn't make it so you tune yourself to accepting mortality so that makes you a little hard you know when I step in the OT nothing matters all the noise all the clutter whatever is going on in my home my personal life is all backside I have to keep everything aside and operate. Whatever is happening. Most surgeons ये होता है कि they just switch off their phone. I mean that's just an example I'm giving you कि या phone बंद करते हैं कहीं से कॉल ही नहीं आएगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना what is going around in the world. I'll finish my surgery, deal with this patient and then take a call. Whatever be it. इतना तो लोग मेडिटेशन में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते जितना सर्जरी में कंसंट्रेट करना पड़ता है डॉक्टर. Definitely. Because as I told you, my mistake can take the life of the patient. And you will see it there itself. Patient table पे चला जाएगा. Heart surgery, neurosurgery. These are two very examples where surgeon has to be the most attentive while doing his job. He can't just take it lightly. आपने कभी रिग्रेट करा है being this doctor who has to stay strong at all times, going in OT day after day, dealing such crisis for the patient and being responsible for all of them, the patient, the family, the attendants, everybody. All the load is in your shoulders when you are operating. कि उसकी बेटी ऐसे देख रही थी मुझको कि डॉक्टर साहब लेके आएंगे and do you ever feel कि यार मैं कुछ थोड़ा light hearted सा कुछ स्ट्रीम ले लेता मैं क्यों सर्जन बन गया? See, most surgeon जो सर्जन बनते हैं ना उनमें एक इनबिल्ट पैशन होता है सर्जरी करने का. लाइक मैं अपना एग्जांपल आपको थोड़ा बहुत बता सकता हूँ कि मैं जब इंटर्नशिप में था तो कोई चाकू किसी को लगा एंड ही केम टू द इमरजेंसी हमारा जो हाउस सर्जन था चाकू लगा कहाँ? पीठ में छोटा सा कट था. अच्छा. सो ही केम एंड आई थिंक माय हाउस सर्जन वाज नॉट देयर तो सिस्टर ने बोला सर ये सामने है आपको 2 टांके लेने हैं ठीक है तो मैं आपको बता दूंगी तो आपने पहला वो टांके लिए. अच्छा अंदर आर्टरी वाटरी कट नहीं कुछ नहीं जैसे एक स्किन डीप वो था कट था जिसमें मुझे 2 टांके लेने थे. मैं फर्स्ट एक्सपोजर बता रहा हूँ आपने 2 टांके लिए सडनली आपको लगा यार गुड सो एक हाथ नहीं कांपे आपके साथ? उस समय शायद कांपे होंगे बट आई थिंक जो हमारी सिस्टर थी वो शायद मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस थी उसने बोला कि आप ऐसे ऐसे ले लो मैंने ले लिए. तो क्या होता है कि सर्जन्स एक काइंड ऑफ जब वो पढ़ रहे होते हैं या जब वो उनका इनिशियल पार्ट होता है पेशेंट एक्सपोजर होता है एक ट्यूनिंग अलग से बन जाती है. जैसे मुझे पता था समाओ या उस इंटर्नशिप के इंसिडेंट मुझे सर्जन ही बनना मुझे मेडिसिन में नहीं जाना मुझे दवाइयाँ नहीं लिखनी मुझे ऑपरेट करना. तो आपका जो मेंटल ट्यूनिंग होता है ना वो वहीं से बनना शुरू हो जाता है और फिर आप MS सर्जरी करते हो आप जनरल सर्जरी करते हो जितने भी सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं उनको MS जनरल सर्जरी तो करनी होती है तो अब वहाँ से आपका डिवीजन शुरू हो जाता है ठीक है. बट आप एक बार सर्जरी लाइन में आ गए तो आ गए अब तो उसको करना ही पड़ेगा वो रिग्रेट नहीं होता. मतलब शेर की सवारी कर ली तो अब उतर नहीं सकते फिर शेर खा ही जाएगा. एब्सोल्युटली. और कार्डियक सर्जरी में तो बिल्कुल ज्यादा है. कार्डियक सर्जरी इज एक्चुअली कॉल्ड शेर की सवारी कि एक बार आपने शेर की सवारी कर ली तो फिर तो आप उतर ही नहीं सकते आप नहीं उतर सकते उतरोगे तो खत्म हो जाओगे. इट इज एक्चुअली कॉल्ड शेर की सवारी. यू एक्चुअली पिनपॉइंटेड इट एब्सोल्युटली राइट. वन ऑफ माय एनेस्थीसिया कोलीग टेल्स मी कि नाउ यू हैव बिकम अ हार्ट सर्जन इट इज द शेर की सवारी एंड यू हैव टू कीप रनिंग because if you get down the other lions are going to kill you. It is actually शेर की सवारी. It is like that. You are mentally tuned. You are like that. तो कभी ये नहीं होता. इनफैक्ट मैं तो प्राउड फील करता हूँ और हाँ प्रेशर होता है जैसे मैंने बोला मेंटल प्रेशर होता है कि बीवी रो रही है कोई बहन रो रही है अरे बचा लेना कोई पैर पड़ते हैं प्लीज बचा लेना वो एक होता है प्रेशर बट ठीक है ओके. बट जब आप वो बच जाता है तो दे ऑल्सो गिव यू अ स्टेटस ऑफ ए गॉड लाइक स्टेटस. सो इट इज अ पार्ट और मर जाता है नहीं बचता तो ऑब्वियसली यू हैव द ब्रिक बैट्स आल्सो. ब्रिक बैट्स तो ठीक है कभी आजकल तो हम सुनते भी है ना डॉक्टर्स पे अटैक वाला ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ? हुआ तो नहीं है
मेरे पास And especially because the place where you practice, there are a lot of, gun wale people. नहीं ऐसे नहीं आते, बट ठीक है, उसी में प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप पेशेंट जब ऑपरेट होने के लिए जा रहा होता है तो आप रिस्क आप उसको बताते हो, ऑपरेट होके आता है तो आप अटेंडेंट से बात करते हो कि भाई ये हुआ, और हम बताते हैं, एक्चुअली में बताते हैं। एवरी सर्जन टेल्स कि ओटी के अंदर ये हुआ, ये स्मूथ गया या ये नॉन स्मूथ गया है, ये रिस्क है। फर्स्ट 48-72 आवर्स क्रिटिकल रहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव, वो हम हर मरीज को बताते हैं। पेशेंट आपका अभी वेंटिलेटर पे है, अगले दिन वेंटिलेटर से निकलेगा या 2 दिन बाद निकलेगा, ठीक है। हार्ट सपोर्टिंग मेडिकेशन उसको चल रही है, वो इतने दिन में खत्म होगी। हम चौथे दिन पेशेंट को मोबिलाइज करेंगे या बैठाएंगे या घुमाएंगे फिराएंगे, और फिर ऐसे छुट्टी। ये पूरा प्रोसेस पेशेंट को बार बार बताते हैं, डेली बताते हैं, डेली प्रोग्रेस दिन में 2 बार पेशेंट अटेंडेंट को बताते हैं, जस्ट टू प्रिवेंट ऑल दिस थिंग। फिर भी इंसिडेंट्स होते हैं। I know of a doctor who, a patient of 3 years old, died, and it was a simple stitch that the doctor had to do, and something happened which nobody got to know what happened and why the child died. And for an entire year, he kept getting threats from all kinds of people on his life, on his family, and it's a mess. Yeah, there are isolated incidents like that. Fortunately, I haven't got like that. Yeah, but see, people have rights. People case kar dete hain. People, we all have, all doctors have, medical indemnity, bonds or say where we know how the world is changing. पहले नहीं होता था, आजकल necessity हो गई है। 40 ये अभी आई थिंक मध्य प्रदेश का केस था या किसका था, वेयर डॉक्टर वाज शॉट डेड immediately because they could not save somebody's brother. He was shot dead. You must have heard the news. I haven't heard because I did not hear it. But see, this is a part and parcel of, अब ये आपको कहीं पे भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है। अगर मेरी जिंदगी खत्म होनी गोली से लिखी है तो वो गोली से ही होगी, मैं तो ऐसे सोचता हूँ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से सब कुछ कर सकता हूँ। मैं एज ए डॉक्टर हर इवेंचुअलिटी पेशेंट अटेंडेंट को बताता हूँ। अगर मुझे पता है कि ये पेशेंट सिक है और ये पेशेंट शायद ना मेकअप करे, तो आई टेल डेली, आई काउंसिल हिम डेली। यही मैं कर सकता हूँ एज ए डॉक्टर की फैक्ट्स पता चले। आई ऑल्सो टेल कि ओके आपको नहीं आ रहा, आप पेपर्स ले जाइए, हैव अ सेकंड ओपिनियन। सी, सो बेसिक इट इज पेशेंट डॉक्टर ट्रस्ट। अगर वो मेंटेन रहेगा तो ये जो सारे आप होली इंसिडेंसेस सुनते हो ये अवॉइड हो जाते हैं। और मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ, टेल ट्रूथ टू द पेशेंट। आप उसको ट्रांसपेरेंसी रखो। द मोमेंट यू कीप द ट्रांसपेरेंसी, आप देखोगे ये सारी चीजें कम होती है। जितने इंसिडेंसेस होते हैं, अगर आप उनकी डेप्थ में जाओगे तो जरूर होगा कि कहीं ना कहीं फैक्ट्स पेशेंट या पेशेंट अटेंडेंट से छुपाए गए, या पेशेंट को प्रॉपर्ली काउंसिल नहीं किया हो, या अटेंडेंट को कॉन्फिडेंस में ना लिया हो। तो ये जरूर आप अगर इन डेप्थ जाओगे, तो अगर आप कोई स्टडी करेगा इस चीज को, तो ये जरूर निकलेगा। ये बहुत कॉमन होता है। सो अगर आप उस चीज को फॉलो करते हो तो ये इंसिडेंसेस आपकी लाइफ में कम होते हैं। मुझे तो प्रैक्टिस करते हुए अराउंड 20+ ईयर्स हो गए हैं, मुझे तो फेस करना नहीं पड़ा। या पेशेंट्स आते हैं, गुस्से में आते हैं, वो आते हैं, बट यू शुड नो हाउ टू काउंसिल देम। इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जॉब आल्सो। हॉस्पिटल में गार्ड्स होते हैं? हाँ, होते हैं। मतलब कभी ऐसा कुछ वायलेंट हो जाए कोई अटेंडेंट? Today's all corporate big hospitals. And are they competent? Yeah, they are. If something like it is most corporates are run by management training, so all in contingencies are prepared for doctor safety, billing people safety, क्योंकि सबसे ज़्यादा incidences पैसे को लेके होते हैं, billing people. So all these things are taken care of. That is why you have the medical people and they are managed differently, and you have the admin people who are managed differently. So you have their bosses who are trained to handle all kinds of incidences, where they protect the doctors also, they protect their staff also, they know how to handle the patient also when the patient attendants are angry. So life and death is a part of parcel of life, but you should just know how to counsel them. कभी कोई ऐसा केस हुआ जहाँ पे you were reluctant to do the surgery, नहीं इस केस में मुझे सर्जरी नहीं करनी, and attendants were after you, नहीं डॉक्टर साहब प्लीज आप ऑपरेट कीजिए? ऐसे होते हैं। And so why did you have to refuse? ऐसा क्या केस था? Some narration? It's not about कि I don't refuse. It is about obviously because of the outcome, because when you see the chances are very bleak, are very less. But it is more in relation to whether the other person is understanding the implications of it or not. कि मैं जो आपने अभी बोला कि गोली मार दिया, ये कर दिया या वो कर दिया, so sometimes patient attendants need to earn the surgery.
Okay, I know this is a risky surgery. I have all these statistics. It's a risky surgery. Okay, patient कहेगा नहीं आप करो. I'll be happy doing it. But when I see कि it may go the other way, or I do not see a conducive environment from the attendant side, then I have to be alert. Yes. So then my approach is, let the patient on the surgery. Let them say okay. So then, because there is a risk involved. Risk is of life and death only. There can be only two There outcomes. can be only two outcomes. So if I say 10% risk, still 90% chance I will succeed. And the vice versa has happened. Only 10% chances of succeeding. Yeah, and you said that's what I told the cases like And cardiac you- rupture and all that. These are like 90% death and 10% survival. But you have to do it. And there, this thing comes. कि patient will say, And- okay, आप करिए. patient is anyway dying, so let's give it a try. और बहुत केसेस बच जाते हैं ऐसे. ये मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन बताए, कार्डियक रप्चर रहते, हार्ट अटैक के और भी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, जिसमें सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन. लाइक जैसे ये रप्चर हो गया हार्ट का, ऐसे होल इन द हार्ट हो जाता है, जिसको हम वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर बोलते हैं हार्ट अटैक के बाद. अच्छा. ओके, कई बार वाल्व का जो एपरेटस होता है वो रप्चर हो जाता है. ओके, जिसको हम पैपिलरी मसल रप्चर बोलते हैं. तो सडनली वाल्व सीवियरली लीक करने लगता है, आपको करना पड़ता है. There are certain diseases like aorta dissection, aortic rupture, ये सारी चीजें are emergency where you have to intervene, where कि mortality is very high, but आपको करना ही है और आपको समझा के चलना है. कई लोग एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, बट कोई उपाय नहीं है. सो ये कुछ डिजीज हैं जहाँ पे आपको यू हैव टू ऑफर देम, यू हैव टू टेक दैट रिस्क. बट यस, अगर पेशेंट का अटेंडेंट उस चीज को समझ रहा है, इट मस्ट ईजियर फॉर अ डॉक्टर टू टेक ऑल दिस. अच्छा, जैसे किसी का बाईपास करा, वो जो नया रूट है उसमें भी ब्लॉकेज हो सकती है क्या? Then he has to go Because ये through. आपकी अपनी बॉडी से लिए गए. जब आपकी नेटिव वेसल में डिजीज आ सकती है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो सकता है, तो इन आर्टरीज में भी हो सकता है. सो व्हाट यू डू, यू टेल द पेशेंट आपको परहेज रखना है. सो ऑल दोस रिस्क फैक्टर्स जो आपके ऑपरेशन फर्स्ट डिजीज को प्रोड्यूस करने में थे, वो सारे आपको कंट्रोल करने हैं. तो अगर आपको डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज का पोस्ट सर्जरी बहुत ध्यान रखना है. यू हैव टू बी ऑन रेगुलर मेडिकेशन. अगर आपको थायराइड है तो थायराइड कंट्रोल करना है. अगर आप स्मोकर हो तो स्मोकिंग कंट्रोल करनी है, बिकॉज स्मोकिंग इज अ वेरी ग्रेट रिस्क फैक्टर. राइट. अल्कोहल, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, अगर मुझे ये एडवाइस किया गया कि आई हैव टू वॉक एटलीस्ट 3 to 4 किलोमीटर a day, तो वो करना है. सो यू हैव टू अवॉइड दैट. अगर मुझे बोला गया है कि स्ट्रेस लाइफ को अवॉइड करना है, बिकॉज वो मेरा बीपी बढ़ाता है एंड दैट कैन डैमेज, प्रोड्यूस अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द हार्ट, तो आई हैव टू फॉलो दैट. स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए तो लोग अल्कोहल पीते हैं. आपने अल्कोहल भी मना कर दिया और कह रहे हो स्ट्रेस भी मत लो. ये बहुत बड़ा मिसनोबर है कि अरे मेरे डॉक्टर ने बोला कि अल्कोहल ले सकते हो. क्या मैं हार्ट पेशेंट हूँ, फिर भी डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि आप लेते रहो. ये एक अलग वो है, लोग काफी वो बोलते हैं. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये सारी चीजें तो अवॉइड करनी है, नहीं तो आपको बीमारी वापस आ जाएगी. ऐसा हुआ है किसी केस में आपने बाईपास करा हो एंड देन वो जो नया रास्ता है उस पे भी ट्रैफिक जैम लग गया? बिल्कुल. देन व्हाट टू डू अ रीडू सर्जरी. रीडू बाईपास? रीडू बाईपास उसमें स्टेंट नहीं डलता, नई वाली जो वेसल लगती है? नहीं, उसमें डल जाता है, पर अगर सपोज नहीं डल पा रहा तो आपको सर्जरी करनी पड़ेगी. ओके. कई बार जो मैंने बताया मेटल वाल्व होते हैं, उनमें ब्लॉक आ गया तो आपको दोबारा वाल्व भी चेंज करना पड़ता है. अच्छा, ये आपने कहा कि अपनी वेसल से लेते हैं, ये भी आर्टिफिशियल मटेरियल की नहीं तो मिलती? बाईपास सर्जरी में आर्टिफिशियल मेटल नहीं यूज करते. बाईपास सर्जरी के अंदर हम बॉडी के अपने लेते हैं, हम चेस्ट वॉल से आर्टरी होती है. अगर आर्टिफिशियल यूज करें तो उसका क्या नुकसान है? होता ही नहीं है, बिकॉज उतना स्मॉल कैलिबर वेसल ही नहीं होती, या कंड्यूट्स ही नहीं होते आर्टिफिशियल. ओके. नॉर्मली जो हमारी वेसल होती है वो 1-2 मिलीमीटर की होती है. ओ, इतनी पतली वेसल दोबारा बिल्ड करनी? आप उसको एनास्टोमोसिस करते हो. आप Okay. जो हार्ट की आर्टरीज होती है वो 2 मिलीमीटर होती है, और इंडिया में तो 1.5 भी होती है. ओह. आप उसी पे ग्राफ लगाते हो, या तो आप पैरों की बेस लेते हो. 1.5 आप उसका डाया बता रहे हो? हाँ. प्रिटी स्मॉल. वो तो मैं तो सोच रही हूँ कितनी जल्दी ब्लॉक हो जाएगी बड़े आराम से, इतना पतला डाया. That is why it is the expertise that is taken कि आप उसको खोलते हो, आप उसमें नहीं. तो जो स्टेंट भी पड़ता है ये 1.2 mm वाली में पड़ता है? तो जो भी आपके वो सारे stent 1.5 पड़ते हैं, वो सारे 1.5, 2 mm, 2.5 mm इस हिसाब से पड़ते हैं. ओके. सो जो भी आप बाईपास सर्जरी करते हो, आपके अपनी बॉडी वेसल्स वो उतनी कैलिबर की लगाते हो जो आर्टेरियल ग्राफ्ट्स होते हैं, या 3 to 4 मिलीमीटर. अगर बड़ी लगा दे तो, जैसे बड़ी रोड बना दे तो ऐसा नहीं कर सकते? नॉर्मली हार्ट नहीं करता उसको टॉलरेट, इसलिए वो आपका मैक्सिमम साइज आप करते हो कि उसको 4 मिलीमीटर से ज्यादा आप
कोई भी डायमीटर की वेसल को नहीं लगाते। अगर आपको लगानी पड़ रही है तो फिर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। मॉडिफिकेशन जैसे कि आपको नॉर्मली हम कोई भी होल जो बनाते हैं वेसल का, वो हम 8 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। तो कई बार आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ता है क्योंकि आपका डायमीटर वो है, फिजिक्स जैसे अप्लाई करते हैं कि हो जाए। पर फिर भी वी मेक conscious effort कि the artery that we are putting at the bypass is not of very big diameter. They're not of 5 or 6 millimeter. We try to do that. नहीं तो हार्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। इट्स अ फ्लो डायनामिक्स है, टर्बुलेंस हो जाएगी। ये आप एक हॉर्स पाइप को एक छोटे पाइप में पानी फेंकने की कोशिश कर रहे हो तो टर्बुलेंस नहीं होगी। ओके, जहाँ टर्बुलेंस होगी वहाँ पे इंजरी होगी, जहाँ इंजरी होगी वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा। Okay. So you keep everything. So it is a very scientific surgery. So कितना सोच जाती है एक छोटी सी सर्जरी के पीछे। So एक छोटी सी सर्जरी कितना टेक्निक है। It is a technical thing. क्या यूज करना है, कितना फ्लो होना चाहिए, कितनी बड़ी आपने होल करना है। आपकी बहुत पतली वेसल है तो आपको थोड़ा एनास्टोमोसिस जहाँ पे आप ग्राफ करते हो उसका, तो बहुत फिजिक्स साइंस इसमें होती है जो आपको एज ए सर्जन पता होना चाहिए। कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना, व्हाट इज द साइट आई हैव टू डू। All these things surgeon has to plan, and while doing surgery he has to plan also, क्योंकि वो तो एक एंजियोग्राफी देख के अंदर चाह रहा है, उसको क्या दिख रहा है उसके हिसाब से उसको मॉडिफिकेशन उसके माइंड में चलनी चाहिए। इम्प्रोवाइजेशन ऑन टेबल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 90-95% प्लानिंग होती है but 5-10% इम्प्रोवाइजेशन होती है ऑन टेबल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So you can't just do it. अच्छा, ये तो हो गया सर्जरी पार्ट। देन व्हेन इट कम्स टू रिकवरी, हाउ इजी इज द गेटिंग बैक टू लाइफ, हाउ मच टाइम इट टेक्स, इज इट अ लॉन्ग रिकवरी पीरियड? जैसे हम सुनते थे हमारे टाइम में एसी में ही रहना है 3 महीने, बाहर नहीं निकलना, इज इट लाइक दैट? ये बहुत बड़ा मिथ है। सी आजकल बाईपास सर्जरी या कोई भी वाल्व सर्जरी इतनी सेफ हो गई है कि नॉर्मली पेशेंट इज आउट ऑफ द वेंटिलेटर विद इन 6 to 8 आवर्स या एट मोस्ट द नेक्स्ट डे। आपने उसको वेंटिलेटर से निकाले, हार्ट मेडिकेशन स्टॉप्स बाय सेकंड डे of surgery, and we make the patient mobile by the second late evening or third day morning. हम पेशेंट को बोलते हैं आप चेयर पे बैठ जाओ, और थर्ड डे ऑनवर्ड्स हम पेशेंट को थोड़ा थोड़ा मोबिलाइज कराना शुरू कर देते हैं कि पेशेंट अपने आप टॉयलेट चले जाए पकड़ के सपोर्ट में। बाय फोर्थ डे मोस्ट पेशेंट्स आर वॉकिंग इन द ICU corridor with a little bit of support, mostly on their own, and by 5th or 6th day पेशेंट को हम उनके रूम में अटेंडेंट के साथ रहने के लिए बोलते हैं, सो दैट अटेंडेंट गेट एक्लेमेटाइज्ड एंड दे नो कि जब मुझे घर लेके जाना है तो क्या मुझे करना है, मेरा रोल क्या है एक इमीडिएट हार्ट पेशेंट की सर्जरी का, हाउ आई हैव टू टेक केयर। तो हम ट्रेन करते हैं पेशेंट को, अटेंडेंट्स को, आपने ये ध्यान रखना है। एक जनरल एक फिजियोथेरेपी है, आपको बॉल उठानी है, तो ये कोई फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है, आपने बोल दिया हर 2 घंटे में 5 मिनट करना है। अब अटेंडेंट को बता दिया ये आपको देना है, तो ही गेट्स ट्यून, वी टेल कि उसने क्या खाना है। तो मोस्ट पेशेंट को हम बोलते हैं आप नॉर्मल फूड खाइए, आपके लिए मेजर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप नॉर्मल दाल सब्जी रोटी ये खाइए, आप थोड़ा बहुत घी लगा सकते हो, ठीक है। आपको अपना वूंड कैसे साफ करना है, क्लीन करना है, मैं अपने नॉर्मली पेशेंट्स को बोलता हूँ कि ओके आप नहा सकते हो, एक मेडिकेटेड सोप ले लीजिए या कोई भी सोप ले लीजिए, आप आराम से साबुन लगाइए, घाव को साफ रखिए और एक बीटाडीन का सोल्यूशन लगाइए, कपड़े पहनिए और घूमते रहिए। तो ये जो 2-3 दिन होते हैं पेशेंट जो रूम में रहता है उसको पता चल जाता है कि मुझे कैसे पेशेंट का ख्याल रखना है। और नॉर्मली हम पेशेंट को 1 हफ्ते बाद बुलाते हैं, उसके टांके 2-3 होते हैं, मोस्टली अबॉर्बेबल सूचर होता है, मतलब जो घुलने वाले टांके लगते हैं, और टांके जब उसके कट जाते हैं उसके बाद हम पेशेंट को बोलते हैं आप नीचे जाइए ग्राउंड पे, अपना आपका कोई वरांडा है या आपका कोई बड़ा ग्राउंड है घर के पास, या सोसाइटी में आप रहते हो तो नीचे जो सोसाइटी का राउंड लेना होता है आप नीचे। सो 15 डेज के बाद वी टेल कि अप टू 1 मंथ आप ग्रेजुअली अपनी एक्टिविटी इंक्रीज करिए, सो दैट बाय द एंड ऑफ 1 मंथ ऑफ सर्जरी यू आर वॉकिंग 1 किलोमीटर। एंड जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं तो वी टेल देम आफ्टर 1 मंथ यू गो एंड 5-6 आवर्स लाइट ड्यूटी आप कर सकते हो। तो किसी को बैंक पे नौकरी है, किसी को ऑफिस जॉब है, कोई सेक्रेटरी है, कोई नॉर्मल कोई कर रहा है, कोई पुअर सोशो इकोनॉमिक है जो प्यून का काम कर रहा है या गार्ड का काम कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ओके आप 5-6 घंटे जा सकते हैं। कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है उसको तो हम बोल देते हैं कि ओके आपने तो कंप्यूटर पे काम करना है, आप आफ्टर स्टिच रिमूवल आप घर पे 3-4 घंटे आप काम करिए, ओके स्ट्रेस नहीं लीजिए, काम करिए, ओके। तो जो कंसेप्ट है कि अरे
ऑफिस नहीं जा सकते, 3 महीने की छुट्टी चाहिए, वो सब अब चेंज हो गया। एंड हम एक हैवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, बिकॉज आपकी सेंट्रल बोन कटी होती है मोस्ट पेशेंट्स में। उनको हम बोलते हैं कि 2.5 महीने तक कोई हैवी वेट मत लिफ्ट करिए एंड ड्राइविंग मत करिए। आफ्टर 2.5 मंथ वी अलाउ एवरी एक्टिविटी। आप वजन उठाइए, आप ड्राइव करिए, जहाँ जाना चाहिए। इवन बहुत लोग, कई इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के, आई नीड टू ट्रैवल आउटसाइड, आई वांट टू गो टू यूरोप, ओके 1 महीने के बाद यू ट्रैवल, जस्ट टेक योर पेपर्स। तो वी अलाउ एवरीथिंग। तो वो वाला नहीं रह गया है कि आपको खूंटी से घर पे बांध दिया है, कहीं निकलने नहीं दिया, घर पे रहना है, किसी को अलाउ नहीं, वो सब कंसेप्ट चेंज हो गया। आजकल कंसेप्ट है अर्ली रिहैबिलिटेशन का। जितना जल्दी आप पेशेंट को नॉर्मल एनवायरनमेंट में लेके आओगे वो बेटर है। आफ्टर ऑल मैं सर्जरी किस लिए कर रहा हूँ बाईपास का? मैं इसलिए तो नहीं कर रहा हूँ ना कि बाईपास सर्जरी के बाद 3 महीने 4 महीने तक बिस्तर पे पड़ा रहे। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि उसकी लाइफ, एक्टिव लाइफ जो वो पहले लीड कर रहा था, वो और बेटर हो जाए। अगर वो ऑफिस जा रहा था, काम कर रहा था, अब वो उससे ज्यादा काम कर सके, ये नहीं कि उससे कम काम करे। दैट इज व्हाई आई एम डूइंग द सर्जरी ना। सो माय एम इज अर्ली रिहैबिलिटेशन, गो बैक टू योर वर्क, earn for yourself, earn for your family for a lengthy period of time. Now you don't need to worry that I'm going to die. I've done a good job in my life. आपने इतने सारे सर्जरीज इतने पेशेंट्स के साथ एक्सप्लेन करे। आई होप बहुत सारी ऑडियंस के लिए उनके बहुत सारे डर मिटे होंगे, भ्रांतियाँ मिटी होंगी सर्जरी को लेके, एंड प्रॉबेबली उनका अप्रोच टू द हॉस्पिटल थोड़ा ईजी होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। थैंक यू। Sometimes we forget that every heartbeat is a miracle, and every surgeon who safeguards it carries the weight we can't fully see. आज डॉक्टर रुस्तगी ने हमें ओटी के उन पलों के दर्शन करवाए जहाँ साइंस और प्रेयर एक साथ चलती है, जहाँ एक डॉक्टर के हाथ एक पूरी फैमिली की ज़िंदगी जुड़ी होती है। डॉक्टर, thank you for opening not just the chest cavity but also the truth, the courage and humanity behind a cardiac surgery. अगर आपने इस एपिसोड को दिल से सुना तो अगली धड़कन को थोड़ा ज़्यादा ग्रैटिट्यूड से महसूस करिएगा। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा, यू वर लिसनिंग टू माइंडफुल। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट, बिकॉज ये मशीन नहीं है, ये आपकी कहानी है। थैंक यू।